हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज हम लोग अपने मैराथन का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा पार्ट बी चल रहा था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो अपने डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें डायरेक्टर्स हो चुका, बोर्ड पावर्स हो चुके एंड देन अपना बोर्ड मीटिंग्स भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम डायरेक्टर्स का जो लास्ट चैप्टर है, बेसिकली यहाँ पे अपने KMP और उनकी रेम्यूनरेशन वगैरह आ जाएगी, वो कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद जो पार्ट बी के और भी रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं, वो बेसिक छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो अपना चैप्टर रहेगा KMP की मैनेजेरियल पर्सनल। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि हम CS जो है हम भी KMP में काउंट होते हैं क्या? एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे अलावा KMP में कौन कौन आता है उसके लिए हमें KMP की डेफिनेशन पढ़नी होगी। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर से। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें KMP की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अकॉर्डिंग्स में। देखो, अगर हम बात करें की मैनेजरियल पर्सनल, तो इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? सबसे पहले कंपनी का CEO आ जाता है। इसके बाद में कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आ जाता है, तो ये दोनों यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे CS भी आ रहा है। ठीक है, सो CS भी आ रहा है। देन अपना क्या आता है? होल टाइम डायरेक्टर। इसके बाद में है अपना CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देन अदर ऑफिसर जो कि डायरेक्टर्स पे क्या बोला? नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड डेजिग्नेटेड एज KMP, यानी डायरेक्टर्स के एक लेवल जो बिलो वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। एंड सच अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो ये जो सबके सब लोग हैं ये किस डेफिनेशन में फॉल करते हैं? ये KMP के डेफिनेशन में फॉल करते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे आपको ये जो हमने अलग अलग अभी पोजीशंस पढ़ी है, यहाँ पे आपको उन सबकी डेफिनेशन गिवन है कि ये लोग कौन कौन होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो एक बार बेसिक है, अपने एंड पे आप इसको रीड कर लेना। बिल्कुल बेसिक है, ये सब लोग कौन कौन होते हैं, इनका क्या क्या काम है, वो हमें बस यहाँ पर गिवन है। अब आते हैं हम लोग कि किस किस कंपनीज में KMP का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या बोला, एज पर हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन 203। तो क्या बोला यहाँ पे? एवरी लिस्टेड कंपनी के ऊपर KMP जो है वो मैंडेटरीली आपको अपॉइंट करना है। देन क्या बोला? पब्लिक कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी भी कौन सी है जिसमें पेड अप कैपिटल कितना है? 10 करोड़ और मोर का। और इसके बाद प्राइवेट कंपनी में क्या बोला? पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर का। इसका मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है, अगर हम सिर्फ KMP की बात करें तो KMP तो किस किस में चाहिए? इन दोनों कंपनीज में चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी में अगर आपका क्या है? पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको मैंडेटरी होल टाइम CS अपॉइंट करने की ज़रूरत है। अगर आप पब्लिक या लिस्टेड में हो तो वैसे भी KMP चाहिए, तो वहाँ पे CS तो वैसे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी वाली एप्लीकेबिलिटी KMP में नहीं आएगी, वो ओनली किस में आएगी? आपको होल टाइम CS अपॉइंट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो, सो ये रही वो दोनों कंडीशन है। तो वो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें आप अलग से लिख लेना कि वो CS के लिए एप्लीकेबल है। बाकी यहाँ पे बस ये दोनों कौन सी आएंगी? लिस्टेड, और यहाँ पे जो अदर पब्लिक कंपनी है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो क्या बोला कि कोई भी अगर एक पर्सन है कंपनी में तो वो एज अ चेयरमैन और MD और CFO, यानी एक ही टाइम पे कोई पर्सन चेयरमैन और MD एक टाइम पे नहीं रह सकता है। मतलब कंपनी में अलग अलग पोजीशन जो है अलग अलग लोगों को आपको देनी होगी। तो एक इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कंपनी, यानी कि वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO साथ साथ नहीं हो सकता है, ये अलग अलग लोग होंगे। लेकिन एक्सेप्शन है कि आप साथ साथ दोनों को, मतलब सेम पर्सन जो है वो दोनों पोजीशन होल्ड कर सकता है। एक्सेप्शन क्या क्या है? फर्स्ट क्या बोला? अगर उस कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कंपनी में कैसा है? सिर्फ एक सिंगल बिजनेस है। अगर कंपनी एक अकेला ही बिजनेस कर रही है तब ये दोनों पोजीशन अगर एक ही पर्सन ने होल्ड कर रखी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा है, मान भी लेते हैं अगर कंपनी के मल्टीपल बिजनेस है,
मल्टीपल बिजनेस है और हर मल्टीपल बिजनेस के जो जितने भी सारे सेपरेट बिजनेस हैं, हर एक बिजनेस के लिए कंपनी ने एक अलग सीईओ रख रखा है ना, तब भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मली क्या बोला कि चेयरमैन और एमडी जो है वो सेम नहीं हो सकते, लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस में क्या वो सेम हो सकते हैं? एब्सोल्युटली। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्या बोला है, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, कि हम किस तरीके से केएमपी वगैरह का अपॉइंटमेंट करेंगे। तो क्या बोला कि एवरी कंपनी, अच्छा हमने ये तो पढ़ लिया किस किस के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला कि अगर आपको उनको अपॉइंट करना है तो आपको अपॉइंटमेंट किस तरीके से करना है, क्या पास करके करना है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके करना है। इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि अगर हम बात करें एक होल टाइम केएमपी की, तो क्या बोला, ही शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम। यानी अगर आप एक होल टाइम पोजीशन होल्ड करते हो तो एक टाइम पे एक ही कंपनी में कर सकते हो, पर सब्सिडरीज का एक्सेप्शन, यानी सब्सिडरीज में भी आप करते हो तो भी अलाउड है, बाकी किसी रैंडम अदरवाइज कंपनी में क्या आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो क्या अपना, मतलब दो दो कंपनीज में एक साथ आप काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो एज होल टाइम केएमपी। अच्छा इसके बाद क्या बोला है कि आप अगर हमारी कंपनी में क्या हो, केएमपी हो, और आप किसी अदरवाइज कंपनी में क्या बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो क्या वो चीज़ अलाउड है? तो बोल दिया हाँ। अगर आप हमारी कंपनी में केएमपी हो और आप किसी दूसरी कंपनी में क्या बनना चाहते हो, डायरेक्टर, तो आप बोर्ड की परमिशन के साथ क्या वो काम कर सकते हो क्या? बिल्कुल। अच्छा इसके अलावा क्या बोला कि अगर हम हमारी कंपनी में किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, कैसे? एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब हमारी कंपनी का वो एमडी बन रहा है, पर वो ऑलरेडी क्या है, किसी दूसरी कंपनी का एमडी है या किसी दूसरी कंपनी का क्या है, मैनेजर है, लेकिन आप उसको अपनी कंपनी में भी क्या अपॉइंट कर रहे हो, एज एमडी। तो क्या बोला, ठीक है हम अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं, वो किसी एक और कंपनी का एमडी या मैनेजर हो सकता है, मतलब एक टाइम पे दो कंपनीज हो गई ना, फिर एक अपनी हो गई और एक किसी और की हो गई, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसका अपॉइंटमेंट करोगे तो आपको बीआर पास करना है, वो भी कौन सा वाला, यूनानिमस। आपको याद होगा जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो अपना ये टॉपिक आया था यूनानिमस बीआर, मतलब 100% वाला, और मैंने कहा था केएमपी वाला जो टॉपिक है अपना एमडी वाला, ये अपन आगे पढ़ेंगे, तो ये वही वाला टॉपिक है, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो क्या बोला है यहाँ पे, अभी क्या प्रोविजंस हैं एज पर सेबी एलओडीआर। तो क्या बोला है कि जो लिस्टेड एंटिटी है उसको क्या करना होगा, एक्सचेंज को डिस्क्लोजर देना होगा। अब एक्सचेंज को जो डिस्क्लोजर वगैरह देगी वो किस रिगार्डिंग देगी, अगर उसने किसी भी केएमपी का अपॉइंटमेंट करा या फिर कोई क्या करे हैं, चेंजेस। तो अपॉइंटमेंट करोगे तब भी बताओगे, कोई चेंजेस वगैरह कर रहे हो आप तब भी आपको इंटीमेशन देना है, और अगर इन लोगों ने कोई भी फ्रॉड किया, कोई भी डिफ़ॉल्ट किया, तब भी हमें एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट वगैरह के केस में है। और फिर क्या बोला है, मान लो अगर कोई भी केएमपी है और केएमपी का जो ऑफिस है वो वेकेट हो जाता है, मतलब वहाँ पे क्या आ जाती है, वैकेंसी आ जाती है, तो उस केस में देखो वैकेंसी होती है तो वो कौन, हमने नॉर्मली भी पढ़ते हैं, बोर्ड ही फिल करता है, और यहाँ पे बोर्ड को कितने टाइम में फिल करनी है, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, वो वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अच्छा ये तो सब फॉर्म फाइलिंग वगैरह की, जब भी आप अपॉइंटमेंट वगैरह कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आरओसी को फॉर्म फाइलिंग करनी होगी, ये बेसिक है, आप एक बार देख लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, रोल ऑफ केएमपी, कि अब एक केएमपी अपॉइंट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखो जो रोल होता है ना, अब वो ये है कि अलग अलग अब लोगों का आपको अलग अलग रोल गिवन है, कि सीएस क्या काम करेगा, देन एमडी क्या काम करेगा, सीईओ क्या काम करेगा, मैनेजर क्या काम करेगा। अभी इतने सारे रोल हैं, एकदम बेसिक होते हैं, आपको बस कीवर्ड्स याद करने हैं, ऐसे नहीं कि रट्टा मारना है इतने सारे पॉइंट्स का, मेन मेन कीवर्ड याद कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिख दो। देखो जैसे क्या बोला है यहाँ पे, अगर हम बात करें केएमपी के बारे में तो क्या क्या चीज़ें बोली है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन साइन करेगा, सीईओ साइन करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें, डीलिंग वगैरह सिक्योरिटीज़ में फ्यूचर वाली, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है आपके पास सिक्योरिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है और आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो वो किस में आ जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग में, वो अलाउड है क्या, नहीं है। अच्छा इसके अलावा कुछ गलती करोगे तो आप किस में काउंट हो जाओगे, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट में काउंट हो जाओगे। कंपनी के बिहाफ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का साइन वगैरह करना है वो आप करोगे। एनुअल रिटर्न में हमें केएमपी के बारे में क्या देना होता है, डिस्क्लोजर देना होता है। देन केएमपी का हमें क्या बनाना होता है, एक रजिस्टर, उसमें सब केएमपीज के क्या आते हैं, नेम आते हैं, शेयर होल्डिंग वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे आती है। देन जो भी इंटरेस्ट या कंसर्न है
वो क्या क्या इंटरेस्ट है कंपनी में होल्ड कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें बताना होगा अपॉइंटमेंट के 30 डेज में कि और इनका कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। देन ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स होंगी तो वहाँ पे केएमपी के पास राइट है टू स्पीक, वो बोल सकते हैं। एनआरसी जो है वो उनके लिए पॉलिसी रिकमेंड करके किस तरीके से उनका रेम्यूनरेशन वगैरह पेमेंट होना चाहिए। कोई लाइबिलिटी वगैरह है, उन्होंने जैसे मान लो कि कोई कंपनी का असेट है जो है तो कंपनी का पर उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ में उसको ले लिया, तो उनके ऊपर क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी वगैरह आ जाएगी। और जब भी हम नोटिस देते हैं जनरल मीटिंग का तो हम एक स्टेटमेंट लगा के देंगे कि उसमें केएमपी वगैरह का क्या इंटरेस्ट है। ये भी हम पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत लॉ वाली चीज़ है, बेसिक बातें हैं जो हम बहुत जगह पे पढ़ चुके हैं। तो ऐसे करके अभी अलग अलग टॉपिक्स आएंगे तो रोल वगैरह अब अपने एंड पे एक बार कवर करना। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, अपॉइंटमेंट हम अब किसका पढ़ने वाले हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले क्या बोला कि अगर कोई कंपनी है तो उसमें सेम टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, मतलब एक ही कंपनी में दोनों सेम टाइम पे मत रखो। देखो क्योंकि उनका काम जो होता है वो सेम ही होता है, एमडी और मैनेजर का काम सेम ही होता है, बस एमडी क्या होता है, डायरेक्टर भी होता है, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी में एमडी है तो उस टाइम पे मैनेजर आप मत रखो। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे बोली है कि सेम टाइम पे हमें उनको अपॉइंट नहीं करना है, क्योंकि उनके फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और जो पावर होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, एकदम सेम होती हैं। अच्छा फिर हम बात करते हैं उनके टेन्योर की। तो जब भी हम इनका अपॉइंटमेंट करते हैं तो इनका जो टर्म है कितना नहीं होना चाहिए, 5 ईयर्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए, दैट इज़ मैक्सिमम टेन्योर इनका कितना रहेगा, 5 ईयर्स। अच्छा इसके अलावा क्या हम इनका रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली। देखो जब भी इनका टर्म एक्सपायर होने वाला है उसके 1 साल पहले मैक्स आप जो क्या कर सकते हो, रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि उनका जो भी टर्म एक्सपायर होने में 3 साल पड़े हैं, 3 साल पहले ही आपने क्या बोल दिया कि ये इसका रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा, नहीं। रीअपॉइंटमेंट अगर आपको करना है तो जब भी टेन्योर ख़त्म होने वाला है उसके 1 साल पहले आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेन्योर ख़त्म हो रहा है 2020 में, तो आप 2019 में वापस से रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो। ऐसा मत बोलना कि हम तो 16 से ही अपॉइंटमेंट कर लेते हैं इसका, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 1 साल पहले आप वापस से रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो। ओके अब आ जाओ इसके डिस्क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कब कब यहाँ पे एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा कि वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे, इज बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब मिनिमम एज कितनी हो गई 21 एंड मैक्सिमम एज कितनी हो गई 70 ईयर्स। लेकिन याद रखना 70 ईयर्स वाली एज पे आप पहुँच गए हो लेकिन फिर भी कंपनी आपको अपॉइंट करना चाहती है, तो उस केस में कंपनी अगर एसआर पास कर लेती है तो 70 के बाद भी आपका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे मैंशनड है। ओके इसके बाद क्या बोला, अगर आप इंसॉल्वेंट हो, ऑब्वियस सी बात है, या आपकी जो है वो प्रोसीडिंग चल रही है इंसॉल्वेंसी की, तब भी तो आप वहाँ पे अलाउड नहीं हो। अच्छा कभी भी मान लो जैसे कंपनी है, कंपनी को किसी से कोई पेमेंट रिसीव करना है और आपने अपने एंड पे क्या बोल दिया कि तुम कंपनी को पेमेंट मत दो, मतलब आप कंपनी का कोई पेमेंट आ रहा है और आप उस पेमेंट को सस्पेंड कर रहे हो, रोक रहे हो, मना कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो राइट को, तो भी आपकी गलती हो जाती है। और फिर क्या बोला, किसी भी टाइम पे अगर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है ऑफ एनी ऑफेंस और आपको जो सज़ा हुई वो कितनी हुई है, फॉर मोर देन 6 मंथ्स, कि मोर देन 6 मंथ्स तो जो अपना डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस है, डिस्क्वालिफिकेशंस वहाँ पर भी आता है, करेक्ट। चलो अच्छा अब यहाँ पे अभी आपको याद होगा ऊपर हमने एक टॉपिक पढ़ा था अभी जस्ट कि आपकी मैक्सिमम एज कितनी होगी 70, लेकिन अगर आपको 70 से अबव किसी पर्सन को अपॉइंट करना है तो आप एसआर पास कर लो। लेकिन मान लो एसआर पास नहीं हो पाता, एसआर पास नहीं हो रहा पर ओआर पास हो गया, अगर ओआर पास हो गया तो आप सीजी की अप्रूवल ले लो, मतलब या तो एसआर पास कर लो, एसआर पास नहीं होता है तो ओआर और सीजी की अप्रूवल ले लो, तब भी आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। तो वो हमें यहाँ पर मेंशन्ड है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो अप्रूवल वगैरह है अपॉइंटमेंट के लिए, वो अगेन हमने अभी ऊपर भी बात की थी कि कहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा, बोर्ड मीटिंग में आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि अब देखो यहाँ पे अभी हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं
कि शेड्यूल 5 कि अगर आप इनका अपॉइंटमेंट करते हो तो आपको शेड्यूल 5 की जो कंप्लायंसेस है वो माननी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप इनके अपॉइंटमेंट के लिए शेड्यूल 5 की कंप्लायंसेस मान लेते हो तब तो अच्छी बात है। मान लो आप शेड्यूल 5 की कंप्लायंसेस नहीं मानते हो तो पहले आपको सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट के लिए। मतलब इनका आपको अपॉइंटमेंट करना है ना, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप शेड्यूल 5 मान लो, शेड्यूल 5 मानते हो तो अच्छी बात है, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। शेड्यूल 5 नहीं मानते हो आप, फिर भी अपॉइंटमेंट करना है, कर सकते हो सीजी की अप्रूवल लेके, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वही लिखा हुआ है कि हम बोर्ड की अप्रूवल लेंगे, उसके बाद में हम लोग जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेंगे, तो उनके लिए क्या जाएगा, नोटिस वोटिस जाएगा, वो सारी चीज़ें। एंड देन जब भी हमने अपॉइंटमेंट कर दिया तो अपॉइंटमेंट की रिटर्न जाएगी विद इन 60 डेज विथ आरओसी। ओके और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन वगैरह मिले हुए हैं इस वाले प्रोविजन से। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने बात किया था कि अगर आप शेड्यूल 5 नहीं मानते हो तो सीजी की अप्रूवल चाहिए, शेड्यूल 5 मान लेते हो तो क्या हमें इनके अपॉइंटमेंट के लिए सीजी की अप्रूवल चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे आप विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीजी कर रहे हो, इसका मतलब शेड्यूल 5 मान रहे हो, शेड्यूल 5 मान लोगे तो सीजी की अप्रूवल हमें नहीं लेनी होगी, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या बोला है कि ये सब कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो अपॉइंटमेंट होगा, वरना अपॉइंटमेंट नहीं होगा। देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसा कोई भी पर्सन अगर उसके ऊपर कोई भी इम्प्रिजनमेंट वगैरह नहीं आया, देखो क्या बोला, नॉट बीन सब्जेक्ट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड। जो हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर तो क्या था, मोर देन 6 महीने, वो कंपनीज एक्ट की बात है। लेकिन शेड्यूल 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो तो सेक्शन की बात थी, ये क्या बोल रहा है, किसी भी टाइम के लिए आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट नहीं आना चाहिए और ना ही फाइन आना चाहिए एक्सीडिंग 1000, ठीक है। तो अगर आप ये बात मानते हो तब ठीक है, ये नहीं मान के वो 6 महीने वाली बात मानते हो वो, तो आपको सीजी का अप्रूवल भी चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, आपको किसी भी टाइम पीरियड के लिए डिटेन नहीं किया होना चाहिए, कौन सी एक्ट, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ वाली एक्ट में, तो यहाँ पे डिटेंशन आपका नहीं होना चाहिए। और इसके बाद क्या बोला है, द पर्सन इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, एंड देन उसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21, एंड मैक्स कितनी होनी चाहिए, 70, पर वो ऐसा वाली रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। और फिर ये चीज़ बोली पड़ी है कि अगर हमने शेड्यूल 5 को नहीं माना तो आप पहले सीजी की अप्रूवल ले लो, फिर आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। और फिर क्या बोला है कि जो आप सीजी का एप्लीकेशन वगैरह लगाओगे तो उसके बारे में हमें बोला हुआ है कि हम नोटिस वगैरह देंगे पहले कि हम सीजी को एप्लीकेशन लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, एकदम शॉर्ट में समराइज फॉर्म में हमें इसका ये चार्ट गिवन है कि बोर्ड मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होगी, अगर शेड्यूल 5 नहीं माना तो सीजी की आपको अप्रूवल लेनी होगी, और जब भी अपॉइंटमेंट हो गया तब आप रिटर्न जो है वो फाइल कर दोगे। किस फॉर्म में फाइल करोगे, फॉर्म नंबर MR1। तो ये समराइज फॉर्म में आपको पूरा चार्ट गिवन है, और अभी ये प्रोसेस गिवन है। अब देखो प्रोसीजर, मैंने आपको बहुत बार बोला है प्रोसीजर कुछ भी नहीं होते, प्रोविजन का ही इलैबोरेशन है, तो प्रोसीजर आपको एक बार अपने एंड पे गो थ्रू कर लेना है। अब देखो अगेन, जैसे हम ऊपर अभी पढ़कर आए कि केएमपी के क्या क्या पावर्स वगैरह होते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पावर्स एंड ड्यूटीज अब यहाँ पे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के। अब बेसिकली क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक डायरेक्टर ही है ना, बोर्ड का पार्ट है, तो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में काम करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा पॉलिसी का, इंटरमीडियरी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ कमिटी टू सब एम्प्लॉयज, बेसिक सारे काम है। इसको आप अपने एंड पे एक बार रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो इसके बाद में हमें नेक्स्ट अब डिफिनेशन वगैरह गिवन है किसकी, एक तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगेन अब यहाँ पे भी हमें गिवन था जब हम पढ़कर आए कि दोनों किस में आते हैं, केएमपी में आता है और यहाँ पे आपको प्रॉपर एकदम डेफिनेशंस गिवन है। और एक चीज़ क्या बोली है, जो अपना सीएफओ है क्या उसे कंपनी का डायरेक्टर होने की ज़रूरत है, नहीं, वो केएमपी का पार्ट है, डायरेक्टर होने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें सीएफओ की ड्यूटीज़ गिवन है। अब सीएफओ है तो उसका मेन काम क्या होगा, फाइनेंस, कैश फ्लो, इन सब से रिगार्डिंग, तो वही हमें गिवन है, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कैश फ्लो, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की,
वाइटल असेट्स। तो जो भी फाइनेंस वाले सारे काम हैं वो ड्यूटीज़ किसकी आ जाएंगी, CFO की आ जाएंगी। तो ड्यूटीज़ वगैरह एक बार आप देख लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा वाला टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ CS। अच्छा, आपको याद हो हमने बिगिनिंग में बात की थी जब हम KMP पढ़ रहे थे, तो पहली बात तो KMP में आता ही है CS, करेक्ट। तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड है या कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है जहाँ पे पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, वहाँ पर KMP अपॉइंट होगा। KMP अपॉइंट हो रहा है तो CS ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो रहा है। अच्छा, दूसरा हमने बात की थी प्राइवेट कंपनी के केस में, तो प्राइवेट कंपनी में KMP तो नहीं होता, तो प्राइवेट कंपनी में भी क्या बोला, अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो होल टाइम CS रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देन हमें CS की डेफिनेशन गिवन है, पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, बेसिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, होल टाइम, ये तो वही वाली है KMP वाली, क्योंकि KMP का अपॉइंटमेंट करोगे तो CS चाहिए, और ये किसके लिए है, प्राइवेट। तो एकदम सेम पॉइंट है जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। और अब हमें यहाँ पे अपने पूरे काम गिवन है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे एक CS की रिक्वायरमेंट हमें पड़ सकती है। तो CS जो होता है, एक तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट वाला, कि यानी कि हम किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलरली, और एक होता है प्रैक्टिसिंग, है ना। तो अब दोनों के आपको अलग अलग काम गिवन है। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो एडवाइस करेगा, कंपनी की सेक्रेटेरियल सर्विसेज लाइक कंपनी को फॉर्म करना है, कंपनी का लिक्विडेशन करना है, वाइंड अप करना है, मीटिंग कंडक्ट करवानी है, नोटिस इशू करने हैं, मिनट्स बनाने हैं। तो कंपनी का पूरा जो सेक्रेटेरियल वर्क है वो पूरा कौन संभालने वाला है, CS, ठीक है। इसके बाद ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये सारी चीज़ें जो है ये भी कौन करेगा, CS करेगा। एडवाइजरी सर्विसेज अगर हमें चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तो हम कितने सारे लॉज पढ़ते हैं, कितने सारे लॉज अपनी एग्जीक्यूटिव में आती हैं, कितने सारी फाइनल में आती हैं, तो इतनी सारी जो आपके ऊपर लॉज एप्लीकेबल हो रही है, अब आपको सबको पता है क्योंकि हमने सारे लॉज पढ़ी हैं। तो किसी को भी अगर इन लॉज के बारे में एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए तो वो किससे मांग सकता है, डेफिनेटली CS से मांग सकता है। तो ये सारे एक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और ये इसके ऊपर आप एडवाइस वगैरह दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जैसे कंपनी है, अब बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, जैसे NCLT, NCLAT, ठीक है, अपना कॉम्पिटिशन एक्ट में आता है CCI, है ना। तो ये जो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स वगैरह हैं, इनके सामने भी कंपनी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कौन जाता है कंपनी के बिहाफ पे, CS जाता है, ठीक है। कंज्यूमर फोरम्स वगैरह हो गए। इसके अलावा आप आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, इसके ऊपर भी एडवाइस वगैरह देते हो। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज, जो अपना सेबी के रिगार्डिंग लॉज, कंप्लायंस, रेगुलेशंस है, उसके रिगार्डिंग हम लोग सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ भी नया नहीं है, आपके जितने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, सब्जेक्ट के ही टॉपिक आपको बस यहाँ पे गिवन है। अगर आप इसको रीड भी करोगे और आपने पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस टॉपिक में। देन अपना सेबी में आता ही है टेक ओवर कोड, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। देन सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी, ये सब अगेन हमें बेसिक सर्विसेज गिवन है। इसके बाद में टैक्सेशन सर्विसेज, कि टैक्स की, GST, इनकम टैक्स, और इन सब में भी हमें एडवाइजरी जो है हम लोग दे सकते हैं। देन इंटरनेशनल ट्रेड अगर हमें करना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है, कंप्लायंसेज हैं, उनकी रिगार्डिंग मैनेजमेंट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, HR, मतलब कोई भी मैटर बोल दो कंपनी में, हर किसी मैटर के ऊपर हम लोग एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह या असिस्टेंट सर्विसेज दे सकते हैं। तो अभी एकदम एंड तक वही है। और फिर हमें टॉपिक क्या गिवन है कि CS क्या होता है आपका, KMP होता है, अभी हम पढ़कर ही आए हैं। तो ये अगेन पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है, पूरी इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि CS क्या क्या काम करता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी का ही एलैबोरेशन, और कुछ भी नया नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद एक ये टॉपिक देख लेना, कंपनी सेक्रेटरी एज ए कंप्लायंस ऑफिसर। देखो, जब भी आप LODR पढ़ते हो तो LODR में क्या बोला जाता है कि लिस्टेड एंटिटी को कंप्लायंस ऑफिसर रखना मैंडेटरी है, जो ये इंश्योर करेगा कि सारी जो सेबी की लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके साथ एक कंपनी एंटिटी कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अंडर रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी LODR regulations, a listed company is required to appoint a qualified company secretary as a compliance officer। और उसका मेन काम क्या, देखो, फर्स्ट कंफर्मिटी विद द रेगुलेटरी प्रोविजंस, जो कि किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, लिस्टेड एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है इन लेटर एज वेल एज स्पिरिट। देखो, ये जो दो वर्ड है लेटर एंड स्पिरिट, इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो तो मानना ही है, और लॉ का इंटेंशन समझ के उसको मानना है। देन कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग विद द बोर्ड, एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, इनके साथ में करेक्ट प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ऑथेंटिक है, कॉम्प्रहेंसिव है, ये सब कुछ चेक कर लो।
अगर मान लो किसी की कोई ग्रीवियंसेस वगैरह आ रही है तो कंपनी ग्रीवियंसेस को किस तरीके से रिड्रेस करती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे चेक कर लो आप, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट LODR के अकॉर्डिंग। देखो क्या होता है, जैसे अपने कंपनीज एक्ट में क्या टर्म गिवन है, KMP, वैसे LODR में क्या टर्म गिवन है, सीनियर मैनेजमेंट। तो सीनियर मैनेजमेंट में भी कौन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, कंपनी सेक्रेटरी अपना इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे रोल ऑफ CS गिवन है एज एम्प्लॉयमेंट और इन प्रैक्टिस। अगेन वही सारी बेसिक चीज़ें कि एक CS क्या क्या काम करता है, जो ऊपर पढ़कर आया उसी को इलैबोरेट करके दे रखा है हमें यहाँ पे, तो इसको आप एक बारी रीड कर लेना। देखो नेक्स्ट अपना क्या आता है, अगर हम CS को रिमूव, देखो अगर CS का अपॉइंटमेंट है तो CS का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, BOD। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो CS का रिमूवल करने की राइट भी किसके पास में रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में रहेगी। और उसके लिए हमें पूरा फॉर्म गिवन है कि आप बोर्ड मीटिंग बुलाओगे और ये सब कुछ करोगे, तो वही प्रोसीजर गिवन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हमें नेक्स्ट टॉपिक गिवन है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यानी मतलब कंपनी है, कंपनी कुछ भी काम कर रही है और अगर कुछ गलती हो जाती है, एक बात बताओ, तो क्या यहाँ पे सिर्फ कंपनी लायबल है, नहीं, कंपनी के ऊपर पेनल्टी आती ही आती है। और एक होते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट, क्योंकि एक्चुअली कंपनी किसके थ्रू काम करती है, ऑफिसर्स के थ्रू। तो ऑफिसर्स की गलती होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अब ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट में कौन कौन से लोग आते हैं, जिनके पास राइट है, या जो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट संभालते हैं, क्योंकि उनको ही तो पता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। कुछ गलती हो रही है तो किसके ऊपर एप्लीकेशन आएगी, उनके ऊपर ही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि ऑफिसर कौन होता है, तो कौन कौन आएगा यहाँ पे, यानी डायरेक्टर, मैनेजर, KMP या एनी अदर पर्सन, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग बोर्ड वगैरह जो है वो एडवाइस लेता है, या बोर्ड जैसे प्रमोटर्स होते हैं अपने, तो प्रमोटर्स जो है वो एडवाइस करेंगे तो बोर्ड उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वो भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब यहाँ पे अगेन कौन कौन से लोग लायबल माने जाएंगे, वही होल टाइम डायरेक्टर, KMP। अगर KMP नहीं है तो डायरेक्टर्स वगैरह होंगी, जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है कि आप कंपनी के सारे काम करो, ठीक है, जो KMP हो तो वो करते। कोई भी ऐसा पर्सन जो बोर्ड की इमीडिएट अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है और उनको हमने क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है कंपनी के पॉलिसी वगैरह में। देन ऐसा कोई पर्सन जिसके एडवाइस के अकॉर्डिंग, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, भाई जो अपन ने अभी बात की, प्रमोटर्स वगैरह आ जाएंगे कि जो हमें एडवाइस देंगे तो हमें उनकी एडवाइस माननी होगी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि कोई भी ऐसा डायरेक्टर जिसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी टाइप का कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हैं। और एक क्या बोला, जैसे कंपनी अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन वो पूछ लेता है कि कौन कौन से लोग OID में फॉल करते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। अब देखो ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या इनको ये बोल सकते हो कि जितना प्रॉफिट है पूरा 80% तुम ले लेना, 90% तुम ले लेना, नहीं, एक लिमिट है ना, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो किसका है, अपने शेयर होल्डर्स का है, ठीक है। तो आप इनको जो रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो, बिकॉज आप लोग कंपनी के एम्प्लॉयज ही तो हो, डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्टर्स ओनर्स थोड़ी होते हैं। तो आप इनको जो रेम्यूनरेशन, अब इनको अगर आप कोई लिमिट नहीं बताओ तो कितना ही पैसा ले लेंगे कंपनी से। तो इसीलिए हमने क्या बोला, कंपनीज एक्ट लिमिट्स प्रिस्क्राइब करता है कि इतना इतना रेम्यूनरेशन इस पर्सन को पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो हम सबको मिला के ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन देने वाले हैं वो कितनी होती है, मैक्सिमम 11%। मार्क कर लो यहाँ पे, शेल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दैट कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी क्या आए हैं, नेट प्रॉफिट्स आए हैं, वो नेट प्रॉफिट्स का आप कितना दोगे, मैक्सिमम 11% ही क्या दे सकते हो आप, मैक्सिमम मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बोली है कि जैसे मान लो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमारे पास काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं, क्या हम 11% से एक्सीडिंग भी उनको दे सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो क्या बोला था, कंपनी मे पे रेम्यूनरेशन उनको दे सकती है एक्सीडिंग द टोटल लिमिट ऑफ 11% अगर वो मेंबर्स का अप्रूवल ले लेती है, कहाँ पे, जनरल मीटिंग में वो मेंबर्स का अप्रूवल ले लेती है, लेकिन फिर आपको शेड्यूल 5 की कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है अपनी, 11%। 11% से एक्सेस में देना चाहते हो दे सकते हो, OR पास करा लो। इसके अलावा OR के साथ साथ आपको क्या मानने पड़ेंगे, शेड्यूल 5 की कंप्लायंसेस माननी पड़ेगी, क्या,
बिल्कुल माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वही चीज़ गिवन है, अगर आप इन एक्सेस देते हो तो आपको माननी पड़ेगी। ओके, अब देखो ये टेबल पढ़ लेना। इस टेबल में हमें सब कुछ गिवन है कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो कितनी मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करोगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, किनको रेम्यूनरेशन मिल रही है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि कितनी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एंड नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, अगर हमें उस लिमिट से एक्सीडिंग देना है पेमेंट तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो क्या बोला कि टोटल ये अपन पढ़ चुके हैं 11%, और अगर बढ़ाना है तो OR पास करके और शेड्यूल 5 मान लो। फिर क्या बोला, अगर आपकी कंपनी में सिर्फ एक MD है, WTD है या मैनेजर है, एक ही है, तो उस अकेले की बहुत सारा काम होगा ऑब्वियसली, तो आप कितनी दे सकते हो उसको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। और अगर बढ़ाना है तो क्या पास कर लो आप, SR पास कर लो। देखो इसमें OR है और शेड्यूल 5 है, बाकी सब में SR आएगा, बाकी सब में SR आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, मोर देन 1 MD है तो आप सबको दोगे, तो सबको मिलाकर आप कितनी दे दोगे 10%। बढ़ाना है तो SR पास कर लो। अच्छा अभी ये तो दोनों किसकी बात हुई, जो MD WTD वगैरह है, मतलब मेन वाले लोग हैं, है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जो ऐसे डायरेक्टर जो पार्ट टाइम वाले हैं या नॉन एग्जीक्यूटिव वाले हैं, हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर्स। उनको आप कितना पेमेंट करोगे 1%, ठीक है। तो यहाँ पे भी बढ़ाना है तो क्या पास कर दो, SR पास कर दो। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि आप इनको 1% तब दे रहे हो जब कंपनी में कौन है, इफ कंपनी में MD WTD या मैनेजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते तो उनको भी तो दोगे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि अगर वो लोग हैं तो उनको 10%, बचा कितना 1%। और यहाँ पे जो अगेन MD या WTD नहीं है उनको आप दे रहे हो, और कंपनी में MD WTD है भी नहीं, ठीक है, मतलब सिर्फ यही लोग हैं कंपनी में, तो आप कितना दे सकते हो इनको मैक्सिमम 3%। बढ़ाना है तो क्या पास कर दोगे SR। आपको याद होगा हम लोग क्लास में एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि इतने आपके टोटल डायरेक्टर्स हैं, इसमें से इतने ये थे इतने ये थे, तो इनको कितनी मिलेगी। अब यहाँ पे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम मैराथन में जल्दी करना है हमें, ठीक है। तो आपको याद हो तो क्लास वाले नोट्स एक बार देख लेना, हमने एकदम प्रॉपर कवर किया है विद एग्जाम्पल कि किस किस को आप किस किस तरीके से ट्रीट करोगे, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो मीटिंग्स में आते हैं और मीटिंग्स में हम उनको सिटिंग फीस पे कर रहे हैं, क्या वो सिटिंग फीस यहाँ पे हमें 11% की लिमिट में काउंट करनी है कि नहीं। सिटिंग फीस अलग से जाती है, 11% में काउंट नहीं होगी। अब देखो क्या बोला, अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी में क्या है, या तो प्रॉफिट है ही नहीं या फिर प्रॉफिट क्या है, इनएडिक्वेट है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। देखो तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप ऐसा कुछ आपकी सिचुएशन आ जाती है तो फिर आप क्या करोगे, जो भी उनको पेमेंट करोगे वो पेमेंट वगैरह आप कर तो सकते हो, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग आप करोगे। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल 5 किस तरीके से बोलता है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो क्या बोला है यहाँ पे कि अगर प्रॉफिट्स वगैरह नहीं है तो आप कितना दे सकते हो। अगेन यहाँ पे टेबल की लिमिट्स हमें याद करनी है, तो आपको इफेक्टिव कैपिटल चेक करना है, कैपिटल जितना है उसके अकॉर्डिंग आप दे पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव कैपिटल चेक कर लो। फिर क्या बोला है कि इन रुपीज लिमिट ऑफ ईयरली रेम्यूनरेशन पेबल जो होगी इन केस ऑफ अ मैनेजेरियल पर्सन, तो ये वाली लिमिट्स किसके लिए है, मैनेजेरियल पर्सन्स के लिए, और ये वाली लिमिट किसके लिए है, इन केस ऑफ अदर डायरेक्टर्स। तो ये हमें लिमिट्स है, ये सिंपल हमें याद करनी है। तो क्या बोला, अगर इफेक्टिव कैपिटल कितना है, नेगेटिव में है या 5 करोड़ से कम है, तो मैनेजर को कितनी मिलेगी मैक्सिमम 60 लाख पर ईयर, और उनको कितनी मिलेगी 12 लाख, ठीक है। फिर वही ये लिमिट बढ़ती जाएगी, अगर 5 से 100 के बीच में है तो यहाँ 84 हो गई, यहाँ 17 हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमें लिमिट्स गिवन है कि अगर आपके प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं एक्सेसिव, तो उस केस में आप फिर इस तरीके से शेड्यूल 5 को मानकर और पेमेंट कर सकते हो। तो ये हमें पूरा लर्न करना है। अगेन इसको भी हमने क्लास में डिटेल में समझा था, वैसे तो इतना कुछ है नहीं, ऊपर वाला टॉपिक में था, बट यहाँ पे आप इसको लर्न कर लेना। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि जब भी हम
जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मीटिंग के लिए नोटिस देने वाले होते हैं, तो हमें उनको ये सब डिटेल्स वगैरह भी देनी होती है, क्योंकि जैसे हमें OR पास करवाना है या SR पास करवाना है बढ़ाने के लिए लिमिट को, तो क्या बोला है नोटिस के साथ साथ आप क्या सारी इन्फॉर्मेशन उनको दोगे। तो इसको भी देखो बेसिक है, इंडस्ट्री कैसी है, डेट कितना है, ये सब नॉर्मल आपको उनको चीज़ें बतानी होगी। ओके, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप जो सिटिंग फीस वगैरह है क्या वो आपकी काउंट होगी कि 11% के साथ में, वो वहाँ पे काउंट हमें नहीं करनी है बेसिकली। अब क्या बोला है कि किस तरीके से आप पेमेंट करोगे, तो आइदर बाय वे ऑफ मंथली पेमेंट, एक स्पेसिफिक परसेंटेज आप दे रहे हो तो आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, या आपने टोटल एक साथ दे दिया स्पेसिफाइड डेट पे कि इतना परसेंटेज है, वैसे भी आप कर सकते हो। चलो अब ये एक बार बेसिक है, इसको एक बार देख लेना है हमें। यहाँ पे आ जाओ, डिस्क्लोजर एंड बोर्ड रिपोर्ट। अब क्या बोला है यहाँ पे, जब भी अपनी कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट इशू की जाएगी तो वो बोर्ड रिपोर्ट में हमें यहाँ पे ये सब चीज़ें भी डिस्क्लोज करनी है। अगर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी को ये सब इन्फॉर्मेशन देनी, लाइक रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिड वाली रेम्यूनरेशन जो हम निकालते हैं, हमने क्लास में अगेन किया था कि मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट होता है, अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो मीडियन आप वो याद कर लेना कि मीडियन कैलकुलेट कर लो और उसके साथ आपका कितना रेशियो है वो सब निकालो और बताना है कितना इंक्रीज हुआ रेम्यूनरेशन में, कितना इंक्रीज हुआ मीडियन रेम्यूनरेशन में, परमानेंट एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एवरेज परसेंटाइल कितना कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी होंगी वहाँ पे डिस्क्लोजर देना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि आप जो बोर्ड रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन दोगे तो ऐसे एम्प्लॉयज़ ही बताओगे जो एम्प्लॉय परमानेंट है, थ्रू आउट द ईयर है और उनको रेम्यूनरेशन मिनिमम कितनी मिल रही है, 1 करोड़ एंड 2 लाख। मतलब ये सब डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे कि कौन सा जो एम्प्लॉय है वो इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू की रेम्यूनरेशन जो है वो ले रहा है। पार्ट टाइम के लिए है तो कितना, नॉट लेस देन 8,50,000 रुपीज़ पर मंथ हमें देखना है। डेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन, नेचर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आपको अगेन डिस्क्लोजर दे देनी है। अच्छा, एक और चीज़ बोली है कि जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रॉफिट्स का, तो जो अपने नॉर्मल नेट प्रॉफिट्स आते हैं अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देख लेनी है। देखो डिटेल भी होती है कि नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेशन में कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती, कुछ कुछ चीज़ें माइनस होती है, पर वो हमें इतना डिटेल में गिवन नहीं है, तो वो हमें यहाँ पे कवर नहीं करना है। फिर क्या बोला है कि क्या क्या आप चीज़ें चेक करोगे, रेम्यूनरेशन पेमेंट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करोगे, तो वो हमें बेसिक फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, रिलेशनशिप कैसी है परफॉर्मेंस एंड रेम्यूनरेशन की, नॉर्मल चीज़ें, पॉलिसी कैसी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। यानी अगर आप किसी भी डायरेक्टर को निकाल रहे हो कंपनी से, तो उसका ऑफिस मतलब टेन्योर के पहले आप निकाल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको क्या पे करोगे, कॉम्पनसेशन पे करोगे। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे, देखो अगर उसकी गलती है, उसने कुछ गलत काम किया, उसने रिजाइन करा, तो क्या आप उसको कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस पे करोगे, क्या नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नॉर्मली तो हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन फॉलोइंग केसेस में हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोली है। सबसे पहले तो क्या बोला, अगर किसी डायरेक्टर ने क्या करा है, ऑफिस से रिजाइन करा है, क्यों, क्योंकि कंपनी का क्या हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन हुआ है या अमालगमेशन वगैरह हुआ है, उस रीज़न की वजह से, या फिर वो नॉर्मली किसी और रीज़न की वजह से क्या कर रहा है, रिज़ाइन कर रहा है, मतलब उसने खुद ने छोड़ा है ऑफिस, या उसका ऑफिस क्या हुआ है, वेकेट हुआ है, तो हमने पढ़ा था वेकेशन ऑफ ऑफिस, उस वजह से हुआ है। या फिर क्या बोला, कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप चली गई है, और वो जो वाइंडिंग अप हुआ था वो वाइंडिंग अप क्यों हुआ था, ड्यू टू नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, इस वजह से वाइंडिंग अप हुआ है। और अभी आप खुद ही क्या बोल रहे हो कि आपकी वजह से वाइंडिंग अप हुआ और आपको कॉम्पनसेशन चाहिए, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर आप क्या हो, फ्रॉड करते हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो, नेग्लिजेंस करते हो, तो भी आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने जानबूझकर ऐसा काम करा है जिसमें आपने ही अपना क्या करवाया, टर्मिनेशन, मतलब वही है कुछ उल्टा फुल्टा आप काम करते हो, ठीक है, पकड़े गए और आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, तो वो सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आपकी गलती है तो क्या आपको कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
तो ये हमें सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। अच्छा, फिर क्या बोला है कि अगर हम उनको कोई कॉम्पनसेशन पे कर रहे हैं तो उनके कॉम्पनसेशन का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा शुड नॉट एक्सीड, किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, रिमाइंडर ऑफ इस टर्म, मतलब जितनी उसकी टेन्योर बचा हुआ है कंपनी में उसकी जितनी रेम्यूनरेशन है वो निकाल लो, या फिर 3 साल की रेम्यूनरेशन है वो निकाल लो, विच एवर इज शॉर्टर। मान लो कि जो रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है उसका वो 4 साल बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4 ईयर्स, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3 ईयर्स, तो मतलब उसको अब कितने की रेम्यूनरेशन जो कितने का कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, 3 साल का उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो विद दिस अपना ये केएमपी वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। देखो इस चैप्टर में बेसिकली याद करने की चीज़ें बहुत सारी है, जो लिमिट्स है वो आपको याद करनी है। ठीक है, बिगिनिंग का तो फिर भी इजी था, रोल वगैरह क्या है वो आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन जो अपना रेम्यूनरेशन वाला पूरा टॉपिक है, डिस्क्लोजर की पूरे टॉपिक है, वो सब आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है। एंड विद दिस अपना जो पूरा टॉपिक है डायरेक्टर्स वाला, वो चारों चैप्टर्स अपने कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली वो पार्ट बी का स्टार्ट करने वाले, एकदम छोटा सा चैप्टर है CSR। हाँ, ओके, अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो चैप्टर अपना कौन सा रहेगा, CSR। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी है, छोटा सा भी चैप्टर है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जल्दी से हो जाएगा। और इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले भी थोड़े देख रखे होंगे। ठीक है, अपने CSET में भी आता है ये टॉपिक। चलो अब स्टार्ट करते हैं CSR। देखो CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला कि अगर एक कंपनी है और एक कंपनी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो उसकी भी क्या बनती है, कुछ ऑब्लिगेशन बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ क्या करे, बेनिफिट दे। तो सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, बिकॉज आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को भी क्या करना है, देखो हम यहाँ पे सब कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, एवरी ऐसी कंपनी जो कुछ लिमिट्स गिवन है, हमें भी हम लिमिट्स पढ़ने वाले हैं, अगर आप वो लिमिट में फॉल करते हो ना, तो आपको CSR ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाती है, मतलब आपको कुछ जो है एक्सपेंस करना होता है फॉर आपका सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कुछ बन जाती है, तो हमें वो सब कुछ देखना है। अब देखो सबसे पहले जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग में हमें इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें बेसिक गिवन है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बेनिफिट है। देखो इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग वही बात करें कि आपने यूज़ करे रिसोर्सेज तो आप ही बदले में कुछ पेमेंट करोगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप कुछ करते हो तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, रेपुटेशन बढ़ेगी मार्केट में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा आपको। ठीक है, इन्वायरमेंट इंप्रूव होगा, सोसाइटी इंप्रूव होगी। तो बेसिकली वो जो सब हम लिखते हैं ना बना बना के चीज़ें, तो बेनिफिट आपको सोसाइटी वगैरह जो है उसका कुछ वेलफेयर करने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब हमें बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे बिगिनिंग में गिवन है। तो ये आप एक बार रीड करोगे तो आपको खुद से भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें लिखना है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो CSR है,
एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे जो कंपनीज है वो सिर्फ ये नहीं सोचती कि हमें प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ वो किसके बेनिफिट में काम करती है, सोसाइटी एज वेल एज एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए भी वो काम कर रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रही है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनसे स्टेक होल्डर जो है, जितने भी सारे कस्टमर्स हो गए, बैंक्स हो गए, सोसाइटी हो गई, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हो गए, इनके ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से हम उस इम्पैक्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं हमें यहाँ पे गिवन है। अभी अलग अलग डेफिनेशंस आपको गिवन है CSR की। फिर हमें क्या गिवन है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग CSR, यानी कि क्यों आपको CSR करना चाहिए। एक्ट ने बोल दिया, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स आपको बोलते हैं, कस्टमर्स वगैरह आपको बोलते हैं, इन्वेस्टर्स वगैरह बोलते हैं, नहीं मानोगे तो आपकी रेपुटेशन पे हार्म आ जाएगा। वही सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है कि किस किस तरीके से जो सोसाइटी के लिए आप बेनिफिट दो, कंट्रीब्यूशन दो, उसकी इंपॉर्टेंस ओवर द ईयर्स कैसे कैसे गाइडलाइंस इशू की गई थी, ठीक है। तो वो सब हमें यहाँ पे गिवन है, इसको कुछ नहीं करना है, एक बार रीड कर लेना है। यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, CSR अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है विद रिगार्ड टू, अच्छा आपको याद होगा जब अपन ने चैप्टर किया था जहाँ पे हमने बोर्ड कमिटीज़ पढ़ी थी, तो वहाँ पर भी हमने ये सेम टॉपिक डिस्कस किया था CSR कमिटी के टाइम पे। अभी वही सेम चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो कंपनीज़ हैं, किस किस कंपनी के ऊपर CSR की मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी आती है। देखो सबसे पहले तो ये एप्लीकेबल होता है एवरी कंपनी, ठीक है, एवरी कंपनी जो लिमिट्स में आ रही है। और हमें यहाँ पे 3 लिमिट गिवन है। 3 लिमिट क्या है, पहली हमें लिमिट गिवन है 5 करोड़ और मोर, सेकेंड है 500 करोड़ और मोर, और तीसरी है 1000 करोड़ और मोर। 5 वाली लिमिट कौन सी है, नेट प्रॉफिट की, 500 की लिमिट कौन सी है, नेट वर्थ की, और 1000 की लिमिट कौन सी है, अपनी टर्नओवर की। अगर आप इन तीनों में से किसी भी लिमिट को एक्सीड कर रहे हो किसी फाइनेंशियल ईयर में, जैसे आपने 31 मार्च को कैलकुलेट किया और आपकी कोई भी एक लिमिट एक्सीड हो गई, तो अगले साल आपको क्या करना पड़ेगा, CSR करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर चेक करना है, मतलब इस साल मुझे CSR करना है या नहीं करना है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च को आप चेक कर लो कि क्या आप लिमिट में फॉल कर रहे हो। लिमिट पे फॉल करते हो तो आपके ऊपर मैंडेटरी CSR ऑब्लिगेशन आ जाएगी, क्या, एब्सोल्युटली आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, जो अभी अपन ने बात की थी और मैंने कहा था एवरी कंपनी, तो उसने साफ साफ लिखा है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी है यहाँ पे, ठीक है। चलो, और फिर क्योंकि आपको CSR करना है तो मैंडेटरी आपको क्या बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी भी बनानी पड़ेगी। अच्छा लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर आपका जो एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे वो CSR का एक्सपेंडिचर 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है, कितना है, नॉट एक्सीड ₹50 लाख, तब आप CSR कमेटी मत बनाओ। CSR तो करना है पर कमेटी मत बनाओ। अब कमेटी नहीं तो बोर्ड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही वो सारा काम कर लेंगे, जो कौन करती, CSR कमेटी करती। तो नॉर्मली 135 क्या बोलता है, लिमिट में फॉल करोगे तो CSR करने के लिए क्या बनाओ, CSR कमेटी। पर अगर आपका 50 लाख का ऑब्लिगेशन है मैक्सिमम, तो फिर कमेटी मत बनाओ, कौन काम कर लेगा, बोर्ड ही काम कर लेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हमें बेसिक कुछ डेफिनेशंस गिवन है, तो इसको तो इतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं हमें अभी। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो जो हम CSR कर रहे हैं, CSR आप कर रहे हो अगर, तो आपको कंट्रीब्यूशन करना है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो अभी हमें एक शेड्यूल 7 में हमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ गिवन है कि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनमें से कोई भी एक्टिविटी आप सिलेक्ट करो और उस एक्टिविटी में आप क्या काम करो, ऑब्लिगेशन अपनी कंप्लीट करो, मतलब एक्सपेंस करो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, कौन कौन सी एक्टिविटीज CSR नहीं मानी जाएंगी। इसका मतलब अगर आप ये सब एक्टिविटीज करते हो तब भी ये नहीं माना जाएगा कि आपने CSR किया। देखो CSR में हमें क्या करना है, सोसाइटी का बेनिफिट करना है, इन्वायरमेंट का बेनिफिट करना है। वो बेनिफिट हम कैसे कर रहे हैं, कुछ खर्चा करके, एक्सपेंस करके। खर्चा कितना है, 2%। 2% किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट्स का, ऑफ पिछले कितने साल, पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अभी आगे सब कुछ आ जाएगा। तो ये जो आप खर्चा कर रहे हो, अगर आपने वो खर्चा इन एक्टिविटीज़ पे किया ना, तो वो CSR में काउंट होगा क्या, नहीं होगा। देखो कौन कौन सी है। फर्स्ट, पहली बात तो क्या बोला, अगर हमने कोई भी एक्टिविटीज़ इंडिया के बाहर की, भाई हमें इंडिया का डेवलपमेंट चाहिए, बाहर का डेवलपमेंट चाहिए। बाहर तो ऑलरेडी अपनी जो कंट्रीज़ हैं, कितने डेवलप कंट्रीज़ ही हैं, उनकी सिटीजन्स कर लेंगे, आपको क्या मतलब है। तो क्या बोला, आप खर्चा कहाँ पे करो, इंडिया में करो। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किसको दिया,
पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन CSR का पार्ट नहीं बनेगा। तीसरा, अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ की जो किसको बेनिफिट कर रही है, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट कर रही है, और ये एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट कर रही है वो एज़ पर कोड ऑफ वेजेस 2019, यानी कोड ऑफ वेजेस जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है और आप उसके चलते एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट कर रहे हो, तो वो तो एक्ट हो गया ना, आपको मानना पड़ेगा, आपकी ऑब्लिगेशन है, वो तो वैसे भी मानते। तो वही वो एक तीर से दो निशाने कर रहे हो कि वो वाली एक्ट भी मान लेंगे हम, ये भी मान लेंगे, ऐसा एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। तो अगर आपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ किया जो कि कोड ऑफ वेजेस में गिवन है, तो वो यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? एक्टिविटीज़ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, डे टू डे बिजनेस में अगर आप कोई काम करोगे तो वो तो आपका काम है, कुछ एक्स्ट्रा करना है आपको यहाँ पे। क्या आप जो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो वो कुछ एक्स्ट्रा है क्या? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। अच्छा, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसमें आप स्पॉन्सर बने, जैसे मान लो कंपनीज होती हैं, कोई जैसे लेट्स से उन्होंने कुछ कैंपेन करवा दिया जहाँ पे वो खुद स्पॉन्सर बन रही हैं, तो अगर आप स्पॉन्सरशिप का काम कर रहे हो, वहाँ पे आप स्पॉन्सर बन रहे हो, तो उससे तो आपको बेनिफिट है ना, आपका एडवर्टीजमेंट हो रहा है कहीं पे, उससे आपको कस्टमर्स मिलेंगे, तो आपका खुद का बेनिफिट हो रहा है, वो बाय एंड टेक, गिव एंड टेक वाला, तो वो काम आपको करना है क्या? नहीं। तो अगर आप एज अ स्पॉन्सरशिप काम करोगे तो वो भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा। और इसके अलावा कोई और एक्ट ने कुछ बोल दिया, जैसे अपने आपके ऊपर एक्ट लग रही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें आपने कुछ किया तो वो तो एक्ट ने बोला है, एक्ट ने ही बोलती तो आप वैसे भी नहीं करते, है ना। तो एक्ट के चलते आप कुछ काम कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे काउंट, मतलब यहाँ पे जो करना है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, ओवर एंड अबव आपकी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वाली चीज़ तो आप वैसे भी करते वरना पेनल्टी आ जाती, उसको थोड़ी यहाँ पे काउंट करोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अच्छा, ये एक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अभी हम आगे जाके एक चीज़ पढ़ने आएंगे। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ कंपनीज क्या होती है, जैसे उनको एक्सपेंस करना होता है, लेट्स से 10 CR की उनकी ऑब्लिगेशन आ रही है। अब ज़रूरी है क्या कि आप एक साल में पूरा का पूरा 10 करोड़ का खर्चा करो? या जो आप कोई प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हो, वो जो प्रोजेक्ट है आपको लगता है कि ज़रूरी है कि वो एक ही साल में कंप्लीट हो जाए? मान लो हमने कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया कि हमें स्कूल बनाना है या हमें पूरे एरिया का डेवलपमेंट करना है, वो एक साल में नहीं हो रहा, वो चल रहा है 2 साल 3 साल, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो एक साल में ख़त्म नहीं हो रहा, वो एक से ज़्यादा साल तक स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो क्या बोला? एक मल्टीपल ईयर प्रोजेक्ट है, मतलब सिंगल ईयर प्रोजेक्ट नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो हमने क्यों लिया है, क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें CSR की ऑब्लिगेशन करनी है। अब ये मत बोलना कि हम 10 साल तक काम करेंगे मल्टी ईयर, इतना नहीं खींचने देंगे आपको। कितने साल मिलेंगे आपको? जिस साल में प्रोजेक्ट चालू आप करते हो, मतलब जिस साल की ऑब्लिगेशन है, एक तो वो साल तो है ही, उसके अलावा 3 साल और। देखो क्या बोला यहाँ पे, टाइमलाइन नॉट एक्सीडिंग 3 years एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज कमेंस्ड, मतलब जिस साल में आप चालू कर रहे हो ना, उस साल के अलावा 3 साल और मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या बोला है, मान लो कोई प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट तो कैसे किया था कि एक साल में हो जाएगा, पर हमने आगे डिसाइड कर लिया कि नहीं यार एक साल में नहीं होगा, इसको आप आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा इनटू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। चलो अच्छा, अब अपना जो टॉपिक है CSR कमेटी, ये टॉपिक हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 15 में, जहाँ पर हमने CSR कमेटी पढ़ी थी डिटेल में। सेम चीज़ वापस यहाँ पर गिवन है, तो आप एक चैप्टर में पढ़ लोगे, सफिशिएंट है। आप यहाँ पे रीड भी कर लेना, आपको एकदम सेम कंटेंट मिल जाएगा। तो हम वापस से वो नहीं पढ़ रहे हैं, वही सब चीज़ें हैं कि कितने लोग चाहिए, कैसे चाहिए, आप कह रहे हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो बिना उसके बना लो, प्राइवेट कंपनी है तो 2 से काम हो जाएगा, वो सारी सेम चीज़ें आपको वापस यहाँ पर गिवन है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अच्छा, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी हमने वहाँ पर कवर कर ली थी, तो हम यहाँ पे वापस से नहीं देख रहे हैं। मीटिंग्स यहाँ पर हो गई थी। अब आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना रूल 4। रूल 4 किसकी बात करता है? CSR का इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे देखो कंपनीज एक्ट का सेक्शन क्या चल रहा है? सेक्शन 135, ये हमने तब भी बात पढ़ी थी। तो सेक्शन 135 डील करता है किससे? CSR ऑब्लिगेशन से। और यहाँ पे जो रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो रूल्स कौन से एप्लीकेबल हो रहे हैं? कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2014। तो इसका जो रूल 4 है, रूल 4 क्या बात करता है कि जो कंपनी है वो CSR का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो खुद से भी कर सकती है, ठीक है,
और इसके अलावा अगर वो खुद से नहीं करना चाहती है तो वो किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के साथ मिलकर भी ये काम कर सकती है क्या? एब्सोल्युटली, मिलकर भी वो ये काम कर सकती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप खुद से करते हो तब भी अच्छी बात है, अगर आप खुद से नहीं करते हो तो आप किसके साथ मिलकर कर सकते हो? किसी भी दूसरे एनजीओ के साथ, लाइक सेक्शन 8 कंपनी के साथ कर सकते हो, आप किसी ट्रस्ट के साथ मिलकर आप कर सकते हो, किसी सोसाइटी के साथ मिलकर आप कर सकते हो, है ना। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे अलाउड है। फिर क्या बोला है कि जो भी CSR एंटिटी है उसको मैंडेटरी अपने आप को क्या करवाना होगा? रजिस्टर करवाना होगा। क्या फॉर्म फाइल करके? CSR 1 फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करके। तो मतलब जिस भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ रही है पहले उसको अपने आप को क्या करवाना होगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे कि हम अगर ये काम खुद से नहीं करके किसके थ्रू करवा रहे हैं? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रिगार्डिंग हमें कुछ कुछ कंडीशंस है जो पूरी करनी है। देखो क्या क्या बोला है। सबसे पहले इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ 3 years और मोर, यानी ऐसा नहीं है कि पहली पहली बार आप जो एनजीओ के साथ मिलकर CSR का काम कर रहे हो तो वो उसी सेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए 3 साल तक या उससे ज़्यादा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपको मिलकर काम नहीं करना है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन उसका इनकम टैक्स एक्ट में क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सब हमें ध्यान रखना है। रेपुटेशन वगैरह उसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कोई भी उल्टा पुल्टा फ्रॉड या कांड वगैरह उसने नहीं किया होना चाहिए। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो CSR पॉलिसी। कोई भी चीज़ हमें करनी है तो सबसे पहले हमें प्लान करना होता है, पॉलिसी बनानी होती है। तो यहाँ पर भी क्या बोला है कि आप CSR का एक्सपेंस कहाँ करना चाहते हो, कौन से एरिया में। देखो पहली प्रेफरेंस आप किसको दोगे? लोकल एरियाज को। उसके बाद आप बाहर जा सकते हो पर इंडिया के बाहर मत पहुँच जाना। तो वो सब कुछ हम पॉलिसी में लिखेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस एरिया में करना है, वो सब के सब काम जो है वो आप कहाँ लिखोगे? CSR में, पॉलिसी में आपको लिखना है। और ये पॉलिसी कौन बनाएगा? CSR कमेटी, ठीक है। और फिर क्या बोला? जो आपका एनुअल एक्शन प्लान आप बना रहे हो उसमें आप क्या लिखोगे? कौन कौन से प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो तो उसकी लिस्ट लिख दो। किस तरीके से इन प्रोजेक्ट को आप क्या करोगे? जो है एग्जीक्यूट करोगे। फंड का यूज़ आप किस तरीके से करोगे? चेकिंग एंड रिपोर्टिंग कैसे होगी, ठीक है। फिर काम आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे? इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये सब कुछ कैसे करना है? प्लानिंग वगैरह हमें पूरी करनी होगी। ओके अच्छा, फिर हमें एक गिवन है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ गिवन है कि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनमें से आप कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हो और उसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके आप CSR का जो भी ऑब्लिगेशन है अपना वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे कि जो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट हमें क्यों कैलकुलेट करना है अभी हमने बात की थी। आपको क्या करना है? जो आपका परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज रहेगा? 2%। 2% किसका? ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, किसके? ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, करेक्ट। तो वो जो आप 2% निकालोगे वो किसका निकालोगे? एवरेज नेट प्रॉफिट। तो क्या बोला कि आप नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो नेट प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको? तो जो अपना 198 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन है, जो अभी अपन पढ़कर आए हैं वहाँ पे, है ना, लास्ट चैप्टर में। उस तरीके से आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या बोला कि जैसे ही आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, अभी जो आपका खर्चा है कितना है? 2%। 2% किसका निकालना है आपको? एवरेज नेट प्रॉफिट। और कितने सालों का? प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का आपको ये लेना है। तो इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट निकालने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये हमें इस तरीके से गिवन है। देखो क्या बोला है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। अगर हम किसकी बात करें? अगर हम किसी इंडियन कंपनी की बात करें तो वही बोला नेट प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से निकलेगा? अभी हमने बात की सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग निकलेगा, लेकिन उसमें से ये दो चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। देखो क्या बोला? एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच, यानी अगर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है और वो प्रॉफिट आपने ऐड किया, वो प्रॉफिट आपने कहाँ से लिया है? ओवरसीज ब्रांच से लिया है। मतलब आपकी कोई ब्रांच बाहर थी, इंडिया के बाहर थी, उससे कोई प्रॉफिट आया है तो वो आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है।
दूसरा क्या बोला है, आपको कोई डिविडेंड मिला और वो डिविडेंड ऐसी कंपनी से मिला जो कंपनी ऑलरेडी क्या कर रही है, CSR ऑब्लिगेशन कर रही है, ठीक है। तो वो आपको CSR ऑब्लिगेशन कर रही है, तो वो आपको अगर डिविडेंड दे रही है तो वो जो डिविडेंड आपको मिला वो डिविडेंड भी आपको काउंट नहीं करना है। तो ये दो चीज़ें एक्सक्लूड कर दो, उसके अलावा आपका इंक्लूड यहाँ पे हो जाएगा। और अगर फॉरेन कंपनी है तो उनके ऊपर भी जो एप्लीकेबल हो रहा है प्रोविजन, यहाँ पे सेक्शन 381 एप्लीकेबल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट किए होंगे उस तरीके से आपको निकाल लेना है। ओके, अब वही बोला है यहाँ पे कि आप जो एक्सपेंस वगैरह करोगे, हमने पढ़ ही लिया था कि आपको 2% का एक्सपेंस करना है, ठीक। फिर क्या चीज़ बोली है कि जो कंपनी है वो पहली प्रेफरेंस किसको देगी, लोकल एरियाज को देगी। फिर क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यानी अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के खर्चे करते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन वो खर्चे किससे एक्सीड नहीं करने चाहिए, 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर। मान लो आपका टोटल एक्सपेंस आ रहा है कितना परसेंट, सॉरी कितना, 10 CR, और आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे 10 CR आ रहा है ना, इसमें से अपना 5 करोड़ तो क्या आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की। पागल हो गए हो क्या, इतना सारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस थोड़ी आ सकता है। जितना आपका CSR की ऑब्लिगेशन है उसका ओनली कितना परसेंट, उसका ओनली 5% मैक्सिमम हो सकते हैं क्या चीज़, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, तो फर्स्ट है अपना जनरल मैनेजमेंट, और सेकेंड क्या है अपना एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं होंगी। डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, ये तो CSR का ही पार्ट है ना, बस ओनली ये दोनों चीज़ें किस में आएंगी, वो 5% वाली लिमिट में आएंगी। अब देखो क्या बोला, नेक्स्ट है सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR एक्टिविटीज़। मान लो हमने कुछ CSR का एक्सपेंस किया है ना, जैसे लेट्स से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया कहीं पे और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, आपको इंटरेस्ट इनकम मिल गई है और कोई इनकम जनरेट हो गई, तो वो जो इनकम है क्या वो आपके प्रॉफिट का पार्ट है, कंपनी में यूज़ कर लोगे, नहीं। वो इनकम जनरेट किसकी वजह से हुई है, CSR में जो आपने खर्चा किया था, तो CSR एक्टिविटी की वजह से ही आपकी इनकम आई ना, तो वो इनकम आपको अगेन कहाँ पर यूज़ करनी है, CSR में ही यूज़ करनी है। क्या आप उसको वापस से अपने कंपनी के प्रॉफिट में इंक्लूड कर सकते हो, क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्या आता है, एक्सेस CSR एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अगर आपने जैसे लेट्स से आपकी ऑब्लिगेशन थी 10 CR, आपने खर्चा कर दिया 2 करोड़ का एक्स्ट्रा, मतलब टोटल आपने कितना खर्चा किया, 12 करोड़ का आपने खर्चा कर दिया। तो क्या बोला है सिचुएशन में कि अगर एक कंपनी ने एक्स्ट्रा खर्चा किया है तो क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो आगे, बिल्कुल। इसका मतलब आप उसका बेनिफिट अगले फ्यूचर के ईयर्स में ले सकते हो, क्या, एब्सोल्युटली आप वो बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वो सेट ऑफ अवेलेबल आपका हो जाएगा, लेकिन ये जो सेट ऑफ है वो कितने साल के लिए अवेलेबल होगा, अगले 3 साल के लिए आपको वो अवेलेबल हो जाएगा, मतलब आप अगले 3 साल तक उसका बेनिफिट यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस सेट ऑफ में ऐसे मत बोलना कि जो सरप्लस था ना, सरप्लस उसको यूज़ कर लेता, नहीं, सरप्लस यहाँ पे सेट ऑफ नहीं होगा, वो उसी में ही यूज़ होगा जिस साल का वो है। और उसके लिए हमें क्या पास करना है, सेट ऑफ करने के लिए BR पास करना है। चलो अब आ जाओ ऑनगोइंग, हम पढ़कर आए हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है। तो अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, दो चीज़ें हैं कि अगर एक कंपनी एक्सपेंस कर रही है, पर कभी कभी क्या होता है कि जितना अपना एक्सपेंस आ रहा है ना, वो एक्सपेंस हम पूरा, मतलब जो आपकी परसेंटेज आ रही है वो आप पूरी परसेंटेज यूज़ नहीं कर पाते हो। मतलब जैसे लेट्स से मेरा टोटल CSR ऑब्लिगेशन जो 2% की मैंने कैलकुलेट करा है वो मेरा आ रहा है 5 CR, है ना, 2% निकाल के। पर हो सकता है ना कि मैं पूरा का पूरा 5 करोड़ अभी नहीं यूज़ कर पा रही हूँ, मैंने अभी ओनली कितना यूज़ किया, 4 करोड़। तो जो 1 करोड़ का खर्चा मैं नहीं कर पाई उसका क्या होगा, क्या मेरे ऊपर डायरेक्टली पेनल्टी आ जाएगी क्या, या मुझे कुछ एक और हम कह सकते हैं मौका दिया जाएगा अपनी गलती को ठीक करने का, ठीक है। तो वो सब कुछ अभी हमें यहाँ पे देखना होगा। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि अगर जितना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ रहा है आप उतनी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहे हो, तब क्या होगा, इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड द CSR टारगेट। पहली बात तो बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि हम ये खर्चा नहीं कर पाए हैं। फिर आपको चेक करना है कि अनस्पेंड अमाउंट जो है वो अनस्पेंड अमाउंट किस चीज़ से रिलेट कर रहा है,
क्या वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है या वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का नहीं है। देखो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है, इसका मतलब आप उसको फ्यूचर 3 साल तक और यूज़ कर सकते हो ना, तो एक तो ये साल हो गया और 3 साल तक और भी यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का नहीं है तब आपको क्या करना होगा, तो वो अभी हमें यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, इससे हमें समझ में आ जाएगा। देखो दो जो अपने टाइप थे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, इसका मतलब इस साल की ऑब्लिगेशन इसी साल में पूरी करनी चाहिए थी पर आप नहीं कर पाए, तो शेड्यूल 7 में अलग अलग फंड बने हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा पीएम केयर्स फंड है ना, जो अभी कोविड के टाइम पे आया था, क्लीन गंगा फंड, ऐसे करके हमें अलग अलग फंड गिवन है। अगर आप खुद वो खर्चा नहीं कर पाए ना, तो आप क्या काम करो, उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दो, किस में, वो फंड में, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है। पर अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो फिर आपके पास टाइम है ना कि आप आगे भी यूज़ कर सकते हो, तो आप एक अलग से अकाउंट खोलो और वो पैसा उस अकाउंट में डाल दो। देखो क्या बोला है यहाँ पे, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो हम उस पैसे को कहाँ करेंगे ट्रांसफ़र, शेड्यूल 7 में फंड का नाम हमें गिवन है, लिस्ट गिवन है पूरी, उसमें से किसी भी फंड में डाल दो, ठीक है। और ये कब डालना है, विद इन 6 महीने। 6 महीने कहाँ से, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है यहाँ पे। पर अगर आपका जो सीएसआर का ऑब्लिगेशन है वो किससे रिलेट कर रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट कर रहा है, तो फिर क्या बोला उस केस में कि आप किस में ट्रांसफ़र करो, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, यानी आपको अलग से एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसमें आप ट्रांसफ़र कर लो कितने टाइम में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आपने डाल दिया, अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो अगले 3 सालों तक। मान लो 3 साल भी हो गए, मतलब ऑनगोइंग का टाइम खत्म हो गया, अभी भी यूज़ नहीं कर पाए, तो जैसे ही टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म होने के अगले 1 महीने के अंदर अंदर, अगले 30 डेज में आपको क्या करना है, फिर उस फंड में ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये अपना पूरा हो गया कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अच्छा मान लो कि यहाँ पे आप फंड में ट्रांसफ़र नहीं करते हो और यहाँ पे आप अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हो और बाद में फंड में ट्रांसफ़र नहीं करते हो, अब पेनल्टी आ जाएगी। एक मौका दे दिया, नहीं सुधरे, अब क्या आ जाएगी आपके ऊपर, पेनल्टी आ जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे पेनल्टी गिवन है, ठीक है। देखो पेनल्टी गिवन है फॉर द कंपनी एंड देन गिवन है हमें ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो इसको अब एक बार पढ़ लेना। चलो इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट है अपना रूल नंबर 8। क्या बोला, सिंपल सीएसआर रिपोर्ट हमें बनानी है और डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ में हमें इस रिपोर्ट को अटैच करके सबमिट करना है। अब आ जाओ, अपना नेक्स्ट है इम्पैक्ट असेसमेंट। देखो क्या होता है, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो हमें ये करने के बाद भी चेक करने होते हैं कि क्या जो पर्पस से हम वो काम कर रहे थे वो पर्पस सही से हो गया कंप्लीट या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्कूल बनाना था, स्कूल बना तो दिया आपने पर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, ना वहाँ पे बच्चे, ना वहाँ पे फैकल्टीज है, ना वहाँ पे इंफ्रा है, तो कुछ सेंस ही नहीं हुआ ना, आपने खर्चा भी किया और सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इम्पैक्ट असेसमेंट करना है। मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, कंप्लीट होने के बाद भी आपको चेक करना है कि क्या ये प्रॉपरली फंक्शन हो भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से, हमें यहाँ पे लिमिट गिवन है। देखो ऐसी कंपनीज को ये काम करवाना है जिनकी एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन कितनी है, 10 करोड़ और मोर इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में एवरेज ऑब्लिगेशन कितनी है, 10 करोड़ और मोर, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑब्लिगेशन आपकी बनती है। तो उस केस में आपको करवाना है इम्पैक्ट असेसमेंट। और जो असेसमेंट आप करवाओगे वो कौन से प्रोजेक्ट का करवाओगे, ऐसे प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जिनका खर्चा कितना है, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का आपको करवाना है इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला कि जो भी असेसमेंट है रिपोर्ट वो बोर्ड के सामने आपको प्लेस करनी है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। और फिर तो सिंपल बेसिक चीज़ बोलिए कि आपको वेबसाइट वगैरह पे क्या देना होगा, डिस्क्लोजर देना होगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ें टिक कर लेना। क्या बोला कि जो आपका इम्पैक्ट असेसमेंट आप कर रहे हो, इम्पैक्ट असेसमेंट का जो खर्चा है वो कितना आना चाहिए, नॉट एक्सीड 2% ऑफ एक्सपेंडिचर। जितना आपका टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर है उसके 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 50 लाख रुपीज़ विच एवर इज हायर। तो ऐसे नहीं है कि इम्पैक्ट असेसमेंट में आपने मान लो 50% खर्चा कर दिया
तो वो आपको काम यहाँ पे नहीं करना है। चलो, विद दिस अपना जो सीएसआर का चैप्टर है वो भी यहाँ पे एक बार कंप्लीट है, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से, बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा चैप्टर है यहाँ पे हो गया। अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर भी पूरा एंटायरली रीडिंग और बेसिकली कुछ कुछ छोटा सा रटने का मगिंग अप वाला चैप्टर है, जो अपना चैप्टर है एनुअल रिपोर्ट्स, है ना। तो वो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं जो अपना लास्ट चैप्टर बचा हुआ है अपने पार्ट बी का, एंड विद दिस अपना जो पार्ट बी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एनुअल रिपोर्ट्स। ओके, तो अपना नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18। चैप्टर 18 किससे डील करता है? एनुअल रिपोर्ट। देखो, एनुअल रिपोर्ट मतलब पूरे साल में आपने पर्टिकुलर जो जो भी काम करा है उसकी आप क्या कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो एनुअल बेसिस पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो इस चैप्टर है ना, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है बेसिकली, और इसमें बस कंसेप्ट ही कंसेप्ट जो है, मतलब कुछ समझने का नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बस आपको नाम नाम गिवन है कि ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स आपको बताना है अपने स्टेक होल्डर्स को। तो जितने भी हमने पूरे चैप्टर्स कवर किए हैं ना, वो सब चैप्टर्स में जो जो भी कंटेंट आ रहा है, जो जो भी कंपनी काम कर रही है, वो बस आपको बताना है। तो कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है कि कंसेप्ट है, समझना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, नहीं। यहाँ पे बस आपको टॉपिक के नाम देखना है कि अच्छा ये टाइप की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये कंटेंट जाता है, ठीक है। चलो, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो टॉपिक्स देखो देखने हैं, एक तो हमें क्या देखना है, अपनी एनुअल रिपोर्ट। एक हमें क्या देखना है यहाँ पे, बोर्ड रिपोर्ट। एक हमें यहाँ पे क्या देखना है, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड रिपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये हमें मेन यहाँ पे चीज़ें देखनी है। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एनुअल रिपोर्ट की। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स आपके जाते हैं, तो सबसे पहले क्या बोला है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद में फाइनेंशियल हाईलाइट, इंफॉर्मेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, P&L, पोजीशन स्टेटमेंट आपका क्या चला जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये बस चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको बस क्या देना है, सब इन्फॉर्मेशन देनी है अपने स्टेक होल्डर्स को। तो ये यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट। सबसे पहले हमें एक और चीज़ क्या गिवन है कि अगर हम सेबी LODR के अकॉर्डिंग बात करें, तो सेबी LODR में एडिशनल डिस्क्लोजर, मतलब वो तो देने ही देने हैं, उनके अलावा हमें और भी कुछ डिस्क्लोजर्स हैं वो और देने हैं। क्या बोला,
आरपीटी ये तो पहले भी था, सीजी रिपोर्ट पहले भी था, डिक्लेरेशन बाय सीईओ ऑन कोड ऑफ कंडक्ट माना कंपनी ने नहीं माना वो बताना है, सीएस का कंप्लायंस सर्टिफिकेट जाएगा कंप्लायंस हुई या नहीं हुई, एंड देन डीमैट सस्पेंस या अनक्लेम जो डिविडेंड अकाउंट होता है वो अपना यहाँ पे जाना है हमें। अब देखो यहाँ पर तुम्हें जो ये अपने टॉपिक्स थे, अब ये सब टॉपिक को ना इलैबोरेट कर रखा है, ठीक है। अब ये पूरा कंसेप्ट रीडिंग वाला है, आपको याद होगा जो अपना चैप्टर हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स वाला, वहाँ पर अपना पूरा सेक्शन 188 आया था आरपीटी। तो वहाँ पे क्या होता है, कितना आरपीटी किया, किसके साथ किया, कब किया, क्या वैल्यू है, कंप्लायंस किए, बीआर पास किया, ओआर पास किया, बस वही सब चीज़ें की या नहीं की, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है। तो होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को जो भी लोन वगैरह दिए हैं वो बता दो, सब्सिडरी को भी डिस्क्लोजर्स वगैरह देने होते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रहा है तो वो भी हमें डिस्क्लोजर देना होगा। तो ये सारे हमें फिर किस में आ जाता है, मैनेजमेंट डिस्कशन में, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, सेगमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन, आउटलुक, रिस्क, आईसीएस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब वही जो आपने काम किया वो सारे काम को आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोजर देना होगा। रीडिंग का कंसेप्ट है पूरा, देख लेना। नेक्स्ट अपना पूरा आता है सीजी। सीजी रिपोर्ट में डायरेक्टर्स के बारे में, कमिटीज़ के बारे में जो भी काम है वो सब काम आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। देखो ये पूरा बीओडी आ गया, पहले तो सीजी का कोड है, देन बीओडी कौन कौन से लोग हैं, अटेंडेंस, नंबर ऑफ कमिटीज़, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कितनी हो रही हैं, रिलेशनशिप, शेयर्स, वेब लिंक वगैरह, बेसिक सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। देन ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, ये सब चीज़ें क्या हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है। आरएमसी, रेम्यूनरेशन वगैरह हो गया, जनरल मीटिंग्स हो गया, देन रिजल्ट कैसे दोगे, क्वार्टरली न्यूज़पेपर, वेबसाइट, ये पूरा चैप्टर ही ऐसा रीडिंग का चैप्टर है, इस पे हमें इतना दिमाग लगाना नहीं है, एक बार रीड कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो अब लोग यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे एक जो अपना लास्ट टॉपिक है, डीमैट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लेम। देखो क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में शेयर्स तो परचेज कर लिए पर उनको अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी, तो कंपनी उनके अकाउंट जो उनके शेयर्स हैं उसको कहाँ डाल देती है, डीमैट सस्पेंस अकाउंट में डाल देती है, ठीक है, कि जब मिलेंगे तब उनके शेयर्स उनको वापस कर दिए जाएंगे। तो कितने शेयर्स जो हैं वो डीमैट सस्पेंस में गए, साल में कितने लोग वापस आ गए, कितने हमने पेमेंट कर दिए, कितने अभी भी जो है वो बचे हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। देन कोई डेविएशन या वेरिएशन है, जैसे मान लो हमारे ऊपर कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहा है, वो स्टैंडर्ड हमने नहीं माना, क्यों नहीं माना, क्या रीज़न है, तो उसका भी जो स्टेटमेंट है वो हमें लगाना होता है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या गिवन है, बोर्ड रिपोर्ट, कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हो शेयर होल्डर्स मेंबर्स को तो उनके साथ क्या रहती है, बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच यहाँ पे होती है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमें देने होते हैं। सबसे पहले है अंडर सेक्शन 134, ये भी हम पढ़ लेंगे, आगे आ जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, इशू ऑफ डीवीआर, क्या हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डीवीआर क्या होता है, कि कंप्लायंसेस है, एब्सोल्युटली। इसके बाद में इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये भी हमने पढ़ लिया फर्दर इशू के टाइम पे। देन रेस्ट्रिक्शंस ऑन परचेज बाय कंपनी, या जो लोन्स वगैरह कंपनी दे रही है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर होल्डिंग सब्सिडरी है तो वो, वॉलंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमने खुद ही विद चेंजेस किए, रिविजन किया है। सीएसआर अभी हम पढ़कर आए हैं। अपॉइंटमेंट वगैरह ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रेजिग्नेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देन ऑडिट कमेटी हम पढ़ चुके हैं, विजिल मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। तो ये चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता है, बस आपको ये देखना है कि अच्छा हमें लिखना क्या क्या है। तो ये पूरा चैप्टर एक बार आप गो थ्रू भी करोगे ना, एक बार रीडिंग भी करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्या है, रेम्यूनरेशन किस तरीके से पेमेंट करनी है, अभी पढ़कर आए हैं हम चैप्टर। आरपीटी हमने पढ़ लिया। देन डायरेक्टर्स अगर रेम्यूनरेशन किस तरीके से होगी वो हो गया। देन एमडी और डब्ल्यूटीडी अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने होल्डिंग सब्सिडरी से। और एक क्या है लास्ट में, जो अपना सीएस ऑडिट करता है, सेक्रेटरी ऑडिट, उसकी रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे देनी है। अच्छा, अभी जो हमने फर्स्ट टॉपिक इसे देखा था कि इसमें आपको सेक्शन 134(3) के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर्स देने हैं। वो देखो क्या क्या, सबसे पहले क्या बोला, वेब एड्रेस, जहाँ पर हमने हमारी
एनुअल रिटर्न प्लेस किए, तो एनुअल रिटर्न का आपको वेब एड्रेस देना है जहाँ पे आपने प्लेस किया है। मीटिंग्स कितनी हुई, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई ऑडिटर्स वगैरह हैं तो उन्होंने फ्रॉड रिपोर्टिंग की हुई। देखो क्या होता है कि अगर आपके कोई फ्रॉड है जिनकी वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो ये रिपोर्टिंग आप किसको करते हो, ये रिपोर्टिंग आप करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इससे कम जो है उसकी रिपोर्टिंग आप करते हो बोर्ड को। तो जो कम वाले हैं ना वो हमने बोर्ड को बताए, और बोर्ड डिटेल कहाँ देगा, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में उसकी डिटेल देगा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे, वो सब चीज़ें आ गई। देन अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, इन सब पे क्या पॉलिसीज़ है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। देन जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आई है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट आई है, उस पर ऑडिटर्स के जो भी ओपिनियंस हैं उन ओपिनियंस के ऊपर बोर्ड का क्या बोलना है, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। देन गारंटी इन्वेस्टमेंट 186 पढ़ चुके हम लोग, 188 पढ़ चुके हम लोग, कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है वो सारी चीज़ें हैं। एंड देन रिजर्व्स में हमने कोई अमाउंट ट्रांसफ़र किया है तो वो सब भी आपको यहाँ पे इंटीमेशन देनी है। तो ये सब एक बार आप रीड कर लोगे, CSR वगैरह अगेन सेम आ गया, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो एक बार ये अपनी एक नेक्स्ट रिपोर्ट है कि जैसे अगर ओपीसी या स्मॉल कंपनी है, तो ओपीसी या स्मॉल कंपनी के केस में आपकी जो बोर्ड रिपोर्ट है वो पूरी नहीं जाती है, वो यहाँ पे कैसे रहते हैं, अब्रिज फॉर्मेट, मतलब समराइज फॉर्मेट में। तो सब बातें नहीं बतानी है उसमें, हमें ये बेसिक सारी की सारी बातें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। तो अगेन वही सब चीज़ें, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम है, पॉइंट सेम है बस कम हो गए हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना। तो और ये सब वही टॉपिक्स हैं जो अभी डिटेल में वो जो हेडिंग आई थी ना, अब बस उसको इलेबोरेट कर, जैसे ऑडिट कमेटी था, विजिलेंस मैकेनिज्म था, उसको बस इलेबोरेट कर रखा है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो भी सेक्शन अपन पढ़कर आए हैं वही सारे सेक्शंस का वापस से यहाँ पे क्या है, रेफरेंस है। अब तुम एक बार यहाँ पे आ जाओ, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है वो यहाँ पे ये रहेगा, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। देखो क्या बोला कि जब बोर्ड रिपोर्ट बनेगी तो इट शैल बी अप्रूव्ड एंड साइंड एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस मीटिंग पे हमें इसको बनाना है। नेक्स्ट क्या बोला है, साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, कि जब भी अपनी बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है तो उसको साइन हमें किस किस तरीके से करना, तो क्या बोला, साइंड बाय चेयरमैन ऑफ द कंपनी इफ इज ऑथोराइज बाय द बोर्ड, और अगर चेयरमैन नहीं है तो इट शैल बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। कितने साइन करेंगे, 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक क्या होगा, MD, या फिर अगर एक डायरेक्टर वो नहीं है तो फिर एक कोई और डायरेक्टर। तो इसकी साइनिंग के बारे में हमें इंटीमेट कर रखा है। फिर यहाँ पे क्या बोला कि क्या मेंबर के पास राइट है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी ले सकता है, बिल्कुल। तो इन सब के पास यहाँ पे राइट अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है कि आपको बोर्ड रिपोर्ट फाइल करनी होगी, तो वो सेम टाइम लिमिट है जो अपनी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आपको ये फाइल करनी है विद ROC विद इन कितने डेज है, 30 डेज अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। और 30 डेज हमें कहाँ से काउंट करना है, भाई AGM से। जो सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराता है ना, सेम उसी के साथ ही जाती है ये बोर्ड रिपोर्ट। अब प्रोसीजर है, इसको एक बार देख लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, एनुअल रिटर्न। देखो एनुअल रिटर्न जो है वो बेसिकली क्या है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी में पूरे साल क्या क्या काम हुआ वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग बताते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। तो पूरे साल में जो भी हुआ उसकी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं किसको, अपने कंपनी के स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि किस किस को ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, तो ये सारी कंपनीज को फाइल करनी होती है, ठीक है। इसका जो फॉर्म है हम बहुत बार पढ़ते हैं क्लास में भी, MGT 7। तो MGT 7 में क्या जाती है, अपनी एनुअल रिटर्न फॉर्म जो है वो जाता है। इसके बाद जो अपनी यहाँ पे मान लो स्मॉल कंपनीज और OPC वगैरह हैं, उनके लिए किस में जाता है, 7A में जाता है, भाई अब्रिज फॉर्मेट में जाता है। तो नॉर्मली क्या है अपना 7, और OPC और स्मॉल कंपनी के लिए कौन सा फॉर्म है, फॉर्म है 7A। अच्छा,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट जाती है 30 डेज में, और ये जाती है कितने डेज में, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच AGM हेल्ड, नहीं हुई तो AGM हो जानी चाहिए थी, मतलब लास्ट डेट। और जो फॉरेन कंपनीज है उनके लिए किस फॉर्म में जाएगी, फॉर्म FC4 में जाएगी। अब हमें कंटेंट्स गिवन है, बता दो ऑफिस प्रिंसिपल बिजनेस, होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में, शेयर, डिबेंचर, इंडेटनेस, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, मीटिंग्स, रेम्युनरेशन, इन्फॉर्मेशन सारी के सारे वही देनी होती है, कुछ नया नहीं आता इन्फॉर्मेशन में। ओके अब ये आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, की रिटर्न को साइन कौन कौन करेगा। तो देखो एक तो अपना क्या होता है, अगर कौन सी कंपनीज हैं, OPC, देखो यहाँ पे पहले तो देखो स्मॉल कंपनी की बात हो रही है, OPC और प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है उनके लिए क्या होगा। इसके अलावा इनके अलावा जो कंपनीज है ना उनके लिए क्या होगा। तो पहले हम नॉर्मल कंपनीज की बात करते हैं। तो नॉर्मल कंपनीज में क्या बोला है, डायरेक्टर एंड CS दोनों साइन करेंगे, डायरेक्टर एंड CS। अगर मान लो कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 से कम है तो CS नहीं होगा, अगर CS नहीं है तो फिर कौन साइन करेगा, बाय PCS, मतलब दोनों के साइन होंगे, डायरेक्टर एंड CS नहीं है तो बाय PCS। और यहाँ पे क्या बोला, स्मॉल OPC और प्राइवेट कंपनी के केस में जो साइन है वो कौन करेगा, CS है तो ठीक है, अगर CS नहीं है तो फिर हमें डायरेक्टर से करा लेना है, मतलब यहाँ पे कोई PCS की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टर है, सॉरी CS है तो CS से, CS नहीं है तो फिर डायरेक्टर से आप साइन करा सकते हो। तो ये तो हो गया साइनिंग। फिर एक होता है सर्टिफिकेशन जो हम कराते हैं प्रोफेशनल से। अब देखो क्या बोला, ऐसी कंपनी जो कौन कौन सी हैं, जिन कंपनी का, एक तो क्या हो गई यहाँ पे मार्क कर लेना ये, एक तो कौन सी हो गई लिस्टेड कंपनी, एक कौन सी हो गई लिस्टेड कंपनी, एक कौन सी हो गई कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, या टर्नओवर कितना है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। अगर इस लिमिट में आप फॉल करते हो तो आपको रिटर्न को साइनिंग तो करवाना ही है, मतलब साइन तो खुद की कंपनी के लोग कर देते हैं, आपको सर्टिफाई भी करवाना है एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से, क्योंकि कौन होगा, एक PCS। तो आपको MGT 8 में उसको क्या करवाना होगा, सर्टिफाई भी करवाना होगा, अगर आप इस लिमिट में फॉल करते हो तो, ठीक है। इसके बाद में बेसिकली हमें सारे जो हैं वो अटैचमेंट्स वगैरह यहाँ पे गिवन है जो कि हमें चाहिए। देखो सर्टिफिकेशन जो है आप अगर देख रहे हो तो चीज़ें लिखी हुई हैं, अब सर्टिफाई मतलब मैच करोगे, तो वो मैच करने के लिए कंपनी के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उसकी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, लिस्ट गिवन है, जो एक CS चेक करेगा क्या करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए। तो ये हमें यहाँ पे देखनी है। और फिर फाइलिंग हम ऑलरेडी इसकी पढ़ चुके हैं 7, या फिर कौन से फॉर्म में 7A में, फॉरेन हम पढ़ चुके हैं कौन सा फॉर्म है, फॉर्म FC4, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्रिजर्व करके रखना है आपको, किस पे, एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या फिर क्या बोला, ऑल्सो बी केप्ट एनी अदर प्लेस इन इंडिया इन विच मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स एंटर्ड इन द रजिस्टर रिसाइड इफ अप्रूव्ड बाय SR। मतलब नॉर्मल तो क्या बोला, कहाँ रखोगे आप, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, लेकिन कहीं और भी रख सकते हो जहाँ पे 1/10 मेंबर रहते हैं और वो SR पास करके उसको कंफर्म करते हैं। फिर क्या बोला, इंस्पेक्शन वगैरह भी आप कर सकते हो क्या, बिल्कुल इंस्पेक्शन आप कर सकते हो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और कम से कम दिन में कितने आवर्स मिलेंगे आपको, 2 घंटे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद में एक अपना टॉपिक है एक्टिव कंपनी टैगिंग एंड वेरिफिकेशन। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ कंपनीज पहले क्या बनती थी, शेल कंपनीज की, ठीक है, बन गई, कुछ काम वाम नहीं कर रही, बस ऑन पेपर्स ऑन रिकॉर्ड्स बनी हुई हैं। तो क्या कहा गया था कि हर एक कंपनी को फॉर्म फाइलिंग करना है, ये फॉर्म एक्टिव फाइल करना है, ये प्रूव करने के लिए कि आपकी कंपनी कोई शेल कंपनी नहीं है, आपकी कंपनी क्या है, एक्टिव कंपनी है। तो ये आपको जो E-फॉर्म एक्टिव है वो फाइल करना था। और यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप E-फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं करते हो तो आपके ऊपर क्या जाएगा, एक्टिव नॉन कंप्लायंट, और आप ये सारे फाइलिंग्स नहीं कर पाओगे। इसका मतलब अगर आपको ये सारे काम करने हैं तो पहले आप क्या करो, E-फॉर्म एक्टिव फाइल करो, उसी के बाद आप ये सारे जो काम है वो ये सारे काम कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर में ये टॉपिक्स तो मेन इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से कवर कर लेना। और बाकी पूरा चैप्टर एक बार रीडिंग का ही चैप्टर है, अगर आपने सारे चैप्टर्स पढ़े ना
पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पढ़ने के बाद ही आप प्रेफर करना है चैप्टर पढ़ो, क्योंकि तब आपको ये चैप्टर में कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं मिलेगा तो समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इसके कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो विद दिस यहाँ पे जो पार्ट बी है अपना, पार्ट बी अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ओके। इसके बाद में जो पार्ट ए के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो अभी पार्ट ए का हम एक चैप्टर ले लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है अपना डोरमेंट कंपनी का, वो चैप्टर हम अभी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। चलो जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर पार्ट ए का रहेगा। पार्ट ए में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर कौन सा है, डोरमेंट कंपनी। देखो डोरमेंट कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो डोरमेंट कंपनी नाम से क्या है, इनएक्टिव, ऐसी कंपनी जो कि काम नहीं कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है जो हमें अभी इनकॉर्पोरेट करनी है, क्योंकि जैसे लेट्स से कोई 3 लोग मान लो, उनको लगता है कि हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है और ये बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं पर हमें टाइम चाहिए, तो हमें भी सोचना है, आइडियाज़ चाहिए, बहुत कुछ रिसर्च करनी है। हम अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इन फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। लेकिन कंपनी है तो आपको असेट चाहिए, कैपिटल वगैरह भी लगाओगे तो असेट चाहिए। तो मान लो आपको कंपनी के लिए असेट चाहिए, तो वो अभी परचेज करोगे तो कम पैसे मिल जाएंगे, इन फ्यूचर 3 साल के बाद परचेज करते तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कम प्राइस पे अभी एसेट मिल रहा है तो उसको अभी परचेज करके कंपनी के नाम पे उसको क्या करवा लो, रजिस्टर करवा लो। और इन फ्यूचर जब भी आप रेडी हो जाओ, आप कंपनी का जो काम है वो स्टार्ट कर लेना। तो बिगनिंग में आपने बस असेट खरीदे कंपनी के नाम पे, आप काम नहीं कर रहे हो, या आपने आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइक कोई इन्वेंशन करके पेटेंट करवा लिया कंपनी के नाम पे, तो बिगनिंग में आपने ये सारे काम कर लिए। तो इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसी कंपनी को बिगनिंग में हम क्या बनवा देंगे, क्या डिक्लेयर करवा देंगे, डोरमेंट। और इन फ्यूचर जब हमें काम स्टार्ट करना है तो हम वापस से एप्लीकेशन लगाकर इसको क्या बना देंगे, एक्टिव। अच्छा इसके अलावा जैसे मान लो आपने 2-3 साल काम कर लिया एज एन एक्टिव कंपनी, अभी आपके लॉसेज हो रहे हैं, आपको आपका बिजनेस स्विच करना है, चेंज करना है, तो वो भी कर सकते हो बिल्कुल। जैसे 3 साल के बाद आप एप्लीकेशन लगा दो कि हमें 2-3-4 साल के लिए अभी डोरमेंट बनना है, तब तक आप अपना बिजनेस चेंज कर लो, रिसर्च कर लो, जो भी है, फिर आप वापस से एक्टिव करवा लो। तो बिगनिंग से भी डोरमेंट हो सकती है और इन फ्यूचर आगे जाके भी वो डोरमेंट बन सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती एज डोरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि हमें इनकॉर्पोरेशन करना है एज अ पब्लिक कंपनी, एज अ प्राइवेट कंपनी, क्या आप एज अ डोरमेंट कंपनी खुद को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो क्या, नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहले आप एक नॉर्मल कंपनी बनो, उसके बाद ही आप आरओसी को एप्लीकेशन लगाओ और आरओसी आपको डोरमेंट डिक्लेयर करेगा। तो इनकॉर्पोरेशन एज अ डोरमेंट अलाउड है क्या, इनकॉर्पोरेशन एज डोरमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आरओसी खुद भी, मतलब आरओसी सुओ मोटो भी आपको डोरमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लो कंपनी बना के छोड़ दिया, काम कुछ भी नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप इनएक्टिव हो। तो अगर आप इनएक्टिव हो तो आप खुद ही एप्लीकेशन लगा दो। अगर आप खुद एप्लीकेशन नहीं लगाओगे फॉर डोरमेंट तो आरओसी सुओ मोटो भी आपको डोरमेंट डिक्लेयर करने के लिए प्रोसीडिंग चालू कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे पहले तो मीनिंग गिवन है डोरमेंट कंपनी का, ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव कंपनी। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे कि डोरमेंट कंपनी आइदर पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और ओपीसी भी हो सकती है। फिर क्या बोला, इनएक्टिव, यानी अगर आपकी कंपनी इनएक्टिव है तो या तो आप खुद या तो आरओसी एप्लीकेशन करके आपको क्या कर सकता है, डोरमेंट डिक्लेयर करवा सकता है। तो क्या बोला, आप इनएक्टिव कब माने जाओगे, जब आप कोई भी बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कर रहे हो,
या फिर आपने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, या फिर आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, इनमें से कोई भी आपने काम किया तो आप क्या मान लिए जाओगे, इनएक्टिव। ठीक है, तो इनएक्टिव कंपनी अगर आप हो तो खुद ही अप्लाई कर दो, नहीं तो आरओसी आपको डिक्लेयर करवा देगा। फिर क्या बोला, अगर कोई कंपनी ये A, B, C, D ये चारों काम कर रही है तो ये चारों काम करने के बाद भी आप डॉर्मेंट ही माने जाओगे, मतलब इनएक्टिव ही माने जाओगे। इसका मतलब देखो पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या लिखा था, आपकी कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, ये वाले काम जो है ना वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आते ही नहीं है। इसका मतलब अगर आप ये काम करते भी हो तब भी हम आपको ये नहीं बोल सकते कि आपने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया, इसीलिए ये करते हो तब भी आप इनएक्टिव हो। क्या क्या है, अब देखो बेसिक काम है फीस पे करना, तो फाइलिंग ऑफ फीस, हमने कोई भी पेमेंट किया एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तो वो एक्ट की वजह से पेमेंट कर रहे हो आप। शेयर्स वगैरह अलॉटमेंट करो टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको 7 लोग तो चाहिए वहाँ पे, तो वो 7 को आप एक एक शेयर तो दोगे ही, उनको अलॉटमेंट किया तो एक्ट की वजह से किया है, काम थोड़ी कर रहे हो। और पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या बोला, एडवांटेज गिवन है, कंपनी बन जाएगी, असेट कम प्राइस पे आपके पास रह जाएंगे, इन फ्यूचर आप वापस से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, टैक्स बेनिफिट वगैरह आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा कैश फ्लो वगैरह कुछ भी नहीं करना है आपको, आपके ऊपर रोटेशन का जो प्रिंसिपल है, ऑडिटर्स के रोटेशन का प्रिंसिपल, वो भी आपके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। एक आपकी इमेज बनेगी, बिकॉज कंपनी बनी तो हुई है ना, इनएक्टिव है बट बनी तो हुई है। एक तो आप नहीं बनाओ तो 5 साल के बाद कस्टमर्स चालू होंगे आपको जानना, एक अभी से जानने लग जाएंगे, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, बेनिफिट्स। अब आ जाओ यहाँ पे कंप्लायंसेस, कि अगर आप एक डोरमेंट कंपनी हो तो आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो क्या बोला, मिनिमम डायरेक्टर्स रख लो, अभी हमने बात की आप या तो पब्लिक हो या तो प्राइवेट, या तो ओपीसी हो, उस अकॉर्डिंग आपके मिनिमम डायरेक्टर्स आपको रखने होंगे। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने होंगे, जो भी आपने शेयर्स वगैरह दिए हैं, डायरेक्टर्स में कोई भी चेंजेस किए हैं तो वो रिटर्न्स वगैरह भी आपको फाइल करनी होंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको याद होगा बोर्ड मीटिंग में हम पढ़ते हैं नॉर्मली 4 मीटिंग्स चाहिए, पर यहाँ पे कितनी चाहिए, 2, और हर एक हाफ फाइनेंशियल ईयर में कितनी चाहिए, 1, सॉरी हाफ कैलेंडर में कितनी चाहिए, यहाँ पे कैलेंडर ईयर में आपको टोटल पूरी तो कितनी करनी है, 2, और हाफ कैलेंडर ईयर में कितनी करनी है आपको, 1, और मिनिमम गैप कितना होगा इनके बीच में, आपका 90 डेज का मिनिमम गैप होगा। फिर एक कंपनी जो मैक्सिमम डोरमेंट रह सकती है वो कितने ईयर्स तक रह सकती है, 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स के पहले पहले एक्टिव बना लो। 5 साल के बाद अगर आप एक्टिव नहीं बनाते हो खुद को तो आपकी कंपनी का क्या हो जाएगा, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, मतलब आपके नाम रजिस्टर में से रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, एक आपको ये काम करना है कि आपको 1 साल में बस एक ही कंप्लायंस करनी है, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी। इतने सारे जो फॉर्म फाइलिंग्स होते हैं एक्टिव कंपनी को, वो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, वो भी किस फॉर्म में फाइल करनी है, MSC 3। देखो यहाँ पे जो डोरमेंट कंपनी है उसका सेक्शन है 455, और जो रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं वो हो रहे हैं कंपनी मिसलीनियस रूल्स, इसीलिए मिसलीनियस से ये फॉर्म बना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको डिस्क्लोज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एंड रोटेशन हमने बात की यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। देन प्रोसेस वही है, या तो आप खुद से एप्लीकेशन लगा दो, खुद आप एप्लीकेशन लगाओगे तो फॉर्म नंबर क्या रहेगा, MSC 1, या ROC भी आपको डोरमेंट डिक्लेयर करवा सकता है। अच्छा, फिर क्या बोला है कि अगर आप इनमें से किसी चीज़ में फॉल करते हो तो डोरमेंट नहीं बन पाओगे, मतलब ये अगर आपके ऊपर जो चीज़ें वो एप्लीकेबल हो रही हैं तो आप डोरमेंट डिक्लेयर नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई इंस्पेक्शन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, केस वेस चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, बीच में बोलते हो कि हमें डोरमेंट बना दो, तो भाई हम भी पागल नहीं हैं, समझ में आ रहा है ना कि आप केस से बचना चाहते हो इसीलिए डोरमेंट कर रहे हो खुद को, अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगर आपने पब्लिक से कोई पैसा ले रखा है एज डिपॉजिट, या आपने कोई आउटस्टैंडिंग लोन ले रखे हैं, तब भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग लोन अगर आपने अनसिक्योर्ड से लिए हैं ना, तो अनसिक्योर्ड वाले जो भी हैं उनको अगर आप कंसेंट मांग लो, अनसिक्योर्ड से आप कंसेंट मांग लो तो फिर आप बन सकते हो। ठीक है, फिर क्या बोला, मैनेजमेंट में या ओनरशिप में कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई आउटस्टैंडिंग टैक्सेस या ड्यूटीज़ की पेमेंट नहीं की और डोरमेंट बन जाओगे, अलाउड नहीं है। वर्कमैन ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और लिस्टेड भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को हम डोरमेंट नहीं बनाते।
ठीक है। फिर ये बेसिकली प्रोसेस गिवन है, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, फॉर्म फाइलिंग और आपको सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी ROC इशू कर देगा। और जो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा उसका फॉर्म क्या है, MSc 2। हमने एप्लीकेशन फाइल की थी किस में, MSc 1 में। जो सर्टिफिकेट वो आपको दे रहा है वो सर्टिफिकेट किस फॉर्म में रहेगा, MSc 2 में रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब मान लो 5 साल होने वाले हैं, या मान लो 2-3 साल बाद ही आपको क्या लग गया कि चलो अब ठीक है, अभी हम क्या बन जाते हैं, एक्टिव बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप 5 साल तक एक्टिव नहीं बने तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, इसीलिए आपको एक्टिव तो बनना है। तो अभी एक्टिव बनने के लिए आप ROC को फॉर्म फाइलिंग करो, किसकी, MSc 4 की। ठीक है। या फिर आपने मान लो बीच में ही कोई ऐसा काम कर दिया जो कि डोरमेंट वाला काम नहीं है, एक्टिव वाला काम है, मतलब डोरमेंट कंपनी के नॉन कंप्लायंस कर दिए, तो फिर आप 7 दिन में खुद ही ROC को बोल दो कि हमने नॉन कंप्लायंस किया, ताकि वो खुद ही आपको एक्टिव बना दे। तो आप खुद ही अप्लाई कर दो एक्टिव बनाने के लिए। ठीक है। और फिर अगेन हमें प्रोसेस गिवन है, बोर्ड मीटिंग, एप्लीकेशन लगा दो, रिटर्न वगैरह तो जाएगी, वो कौन सी जाएगी, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी MSc 3 में जाएगी। फिर एक्टिव बनने के लिए आप क्या फॉर्म फाइल कर दो, MSc 4 फॉर्म फाइल कर दो। एंड देन फाइनली आपको MSc 5 में क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपने कोई गलती की, जैसे ओमिट या डज एनी एक्ट जिससे आपको डोरमेंट के स्टेटस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो विद इन 7 डेज आप क्या करो, खुद ही अप्लाई कर दो, जिससे ROC आपको क्या कर दे, डोरमेंट से एक्टिव बना दे। तो ये अपना चैप्टर हो गया कौन सा, डोरमेंट कंपनी का। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अपना क्या क्या कंप्लीट कर लिया। एक तो पार्ट B पूरा डन है, एंड देन पार्ट A के भी अपने कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं। अब जो पार्ट A के चैप्टर्स रिमेनिंग बचे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिंपली चैप्टर्स हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।